मोदी गुड मॉर्निंग सर, सभी सुन रहे हैं। आप कंटिन्यू रखें सर अपनी बात को। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने इस अपार अपॉर्चुनिटी को समझने की शक्ति प्रदान की। धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे माता पिता का, जिन्होंने मेरे बचपन से ही बड़े सपनों की नींव डाली। धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन सुनील जी सर का, जिन्होंने मुझे ऐसी राह दिखाई। धन्यवाद करना चाहूंगा ग्रेट मेरे जो मेंटर गुरु नरेश जी सर और मनीष जी सर हैं उनका, कि उन्होंने मोदी केयर की मेरी जो बाल्यावस्था थी उसमें मेरी अंगुली पकड़ के चलना नहीं बल्कि उन्होंने दौड़ना सिखाया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ग्रेट गुरु राम सिंह जी सर, अरुण जी सर, वीरू सर का, जिन्होंने इस छोटे से परिंदे को आसमान की बड़ी परवाज का हौसला दिया। धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी प्यारी सी टीम का, जिन्होंने इस नासमझ से इंसान की बातों को समझे बगैर ही साथ चलने का वादा किया। मैं मेरी टीम से कहना चाहूंगा कि आप मैं ही मेरी पूरी 7 पुश्तें, मैं ही नहीं मेरी 7 पुश्तें आपकी कर्जदार रहेंगी। जो मुकाम आप सबने मुझे मुहैया करवाया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आप सभी को नतमस्तक सैल्यूट करता हूं कि इस खोटे सिक्के को आप सभी ने मिलकर वैल्यू ऐड कर दी। जी सर, हरी जी। हाँ जी सर। मैं चाहूंगा अगर फुल ड्रेस कोड में हैं तो हम आपको देखना भी चाहेंगे, देखते देखते सुनना भी चाहेंगे। अगर आप अपने यूनिफॉर्म में हैं तो जरूर मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सर वैसे मैं नॉर्मली जैसे घर में बैठा हूँ वैसे बैठा हूँ, इसलिए मैंने वो उसको बंद कर रखा है। जी जी जी, ठीक है सर, ओके जी। फिर भी चलो सर, मैं कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। गुरुओं का जो आशीर्वाद जो आदेश है वो सर पे रहता है। थैंक यू। सर मैं इस मोदी के में जैसे 2018 अप्रैल 2018 के अंदर मैं यहाँ इसमें आया था। हालांकि होने वाला काम सब ईश्वर की पहले पूर्ववत ये कहानियां होती है, सब कुछ उसके साथ में होता है और अपन उसी को समझ नहीं पाते हैं। हालांकि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास में यदि 2017 में आती तो शायद मैं इस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करता है नहीं करता, क्योंकि उसमें एक रीजन था सर कि मेरी बिटिया एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी। मैंने मेरे मकान का जो काम था उसको मैंने पेंडिंग उसको, क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, और उस दौरान यदि ये ऐसा कुछ आता तो शायद हो सकता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन ये सब चीजें पूर्ववत होती है कि मेरी बिटिया का 2017 अगस्त के अंदर एमबीबीएस मिशन होना था और हम उसके बाद अकेले घर में बैठे रहते थे। हालांकि मेरा इधर उधर से जैसे जैसे टाइम गुजर जाता था, क्योंकि मेरा यहाँ ड्यूटी प्लेस भी कुछ दूर पड़ता है और यहाँ मेरे को ज्यादा बड़ी टेंशन थी मैडम की, क्योंकि घर में ये अकेली रहती थी तो काम करने में मतलब ये लगता था कि अब इसका टाइम पास कैसे हो। अब ये किचन में जब काम करती थी तो हमारी क्या है कि विंडो जिस तरह से रास्ता जहां से आता है हमारी विंडो सेम उस तरफ उस दिशा में खुलती है, वहां से बच्चे कोचिंग से आते जाते दिखाई देते हैं। तो मैडम जब खाना बनाती थी और जैसे हमारी बिटिया का आने जाने का जो समय होता था उस टाइम में जैसे बच्चे आते थे तो मैं अक्सर इसकी आंखों में आंसू देखता था।
हालांकि उस चीज को हम दोनों ने एक दूसरे को इस तरह से पता नहीं लगने दिया, लेकिन एक दूसरे को हम बिल्कुल तहे दिल से उस चीज को अंदर अंदर हम महसूस कर रहे थे कि किस चीज की कमी चल रही है। उस दौरान में जैसे कि मैं सितंबर 2017 के अंदर बिटिया का एडमिशन एमबीबीएस में वहां मैं खुद करके आ गया। 2-4 महीने जैसे तैसे निकले और फिर 25 अप्रैल 2018 को मेरे घर के अंदर 3 ये देवदूत पहुंचते हैं, सुनील जी सर, नरेश जी सर और मनीष जी सर। ये मुझे आके इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं। मैं यहाँ आराम से बैठ के उस बात को सुनता हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे भी इस चीज की जरूरत थी। मुझे जरूरत ये थी कि भाई मुझे कोई ऐसा काम मिले कि जिस वजह से मैं, जो मेरे घर में इस तरह का ये माहौल है, ये बदल सके। तो नरेश जी सर ने मुझे बहुत अच्छी तरह से, मनीष जी सर ने बहुत अच्छी तरह से मुझे इसके बारे में बताया और मैं उसको समझा। फिर अच्छी बात ये रही सर कि जैसे 25 अप्रैल और देखो कि होने वाले जो चीजें होती है वो सब बिल्कुल सही समय पे होती है, उससे पहले नहीं हो पाती है। तो समीर सर का 13 मई 2018 को वो सेमिनार था, तो मुझे 25 अप्रैल को ही मैंने ज्वाइन किया था। उसके 15 दिन के दौरान समीर सर का सामना होना था। सामना वहां होने में वही था कि मुझे ये बताया गया है कि भाई नाम भी क्या स्पेशल रखा गया था उस सेशन का, वो जो सेमिनार था उसका स्पेशल नाम रखा गया था सितारों की रात। तो नाम से मैं यही समझा कि वहां पे बड़े बड़े स्टार आएंगे। मुझे पता नहीं था कि ऐसे स्टार थे स्टार वहां पे, लेकिन इस दुनिया से मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से कभी बिलोंग नहीं किया मैंने मेरे जीवन में। मेरे अपलाइन ने मुझे यही कहा था कि वहां पे ऐसे फिल्म स्टार आएंगे, गाना बजाना होगा, ये होगा वो होगा। तो सर मैं उस चक्कर में वहां चला गया। वहां जाके देखा तो बिल्कुल स्टार थे, लेकिन जो मेरी उम्मीद थी वो स्टार नहीं थे। वहां मोदी केयर के स्टार थे सर। वहां जाने के बाद मुझे ये लगा कि वास्तव में जैसे कि वहां गए तो सुनील सर जी ने मेरे को दूर से बताया कि ये वीरेंद्र जी सर है, अपने सीकर से है और 8वीं क्लास बंदे पास हैं। आज से पहले जो उनको उस वक्त थोड़ा ऐसे 35 या 37 महीने हुए होंगे कि यहाँ से 2.5-3 लाख रुपए कमाते, 8वीं क्लास बंदे पास है, पहले टेलरिंग का काम करते थे। मैं बिल्कुल ऐसे आश्चर्यचकित रहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। और वहां पे फिर मैंने मेरे सिस्टम में मैं बीच में बताऊं सर कि मेरे सिस्टम क्या है कि मैं वैसे गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो इस गवर्नमेंट जॉब में मैंने क्या देखा कि हमारे इतने पैसे कमाने वाले बड़े ऑफिसर आते हैं, तो हमारे बीच में दूरियां होती है, हम उनके पास खड़े भी नहीं हो सकते, बहुत दूर किनारा करके हमें बात करनी पड़ती है। लेकिन वहां मैंने देखा कि जैसे वीरेंद्र सर मिले, बिल्कुल गले लगाया, हाथ मिलाया, तो मैं और आश्चर्यचकित रहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वहां अंदर जाके मैंने जो माहौल देखा वो बिल्कुल बिल्कुल सर एक अलग था कि एक जैसे परिवार में, मतलब एक वहां पे अपन यूं कहें कि भाई छोटा बड़ा क्या होता है, ये वहां पे कोई आंकलन नहीं था। सब एक जैसे परिवार के जैसे अपनी औलाद हो उस तरीके से एक दूसरे का, एक जैसे भाई हो उस तरीके का आचार विचार और प्रेम था। मैं वहीं उस प्रेम के वशीभूत होकर मैं वहां टिका। थोड़ी देर में सर का वहां आना हुआ, वहां लोगों की जो खुशियां मैंने देखी, जिंदगी को जो बदलते हुए देखा, जो लोग वहां उछल उछल के अपनी उन बुलंदियों और उनको चीजों को बता रहे थे, तो वो मेरे दिल को छू गई। और मैंने ये सोचा कि खारिया तेरे लिए ये सही प्लेटफॉर्म है और तू सही जगह पे आया है। और मैंने वहीं पे सर उस सेमिनार के दौरान अपने आप से वादा किया कि मैं घर पहुंचने से पहले पहले निर्णय, ये बहुत बड़ा निर्णय करूंगा कि मुझे मोतेर को बहुत अच्छी तरह से जीना है। और मैंने वही किया कि मैं टांटेवास यहाँ सीकर नहीं पहुंचा। जयपुर से जैसे सेमिनार देखने के बाद मैं टांटेवास के पास पहुंचा, तो मैंने मेरे अपलाइन से यही कहा कि सर मुझे ये बताइए कि इस बिजनेस को किया कैसे जा सकता है, क्योंकि मुझे इसका पता नहीं था। मैंने एक ही परचेजिंग, जैसे मुझे सुनील जी और नरेश जी सर बता के गए थे, उसी दिन मैंने परचेज किया था बस, उसके बाद मुझे पता नहीं था।
कि आगे काम कैसा आता है। जब सुनील सर से मैंने कि सर ये लेवल, और उनसे मैंने ये रखा है कि भाई मैं इसको स्टोर के तहत इस काम को करना चाहता हूँ, ये कैसे होता है। तो सुनील सर ने मुझे बताया कि सर जी इसमें खारिया जी ऐसा होता है कि 13% का लेवल, मुझे लेवल का कुछ पता नहीं था, बिल्कुल अज्ञानी था मैं इस मामले में। उन्होंने जो जो बताया मैंने कहा कि ऐसा सब कुछ, और मैंने स्टार्ट मेरा एक अलग ढंग से इस बिजनेस को मैंने, क्योंकि जब मैंने एक ही चीज सोची थी सर, इस बिजनेस को मैंने कभी नहीं देखा, उससे पहले मैंने एक ही चीज देखी थी कि पैसा ऐसे नहीं कमाया जाता, पहले पैसे लगाओ और उसके बाद पैसे कमाने की सोचो। उस क्षेत्र के अंदर मैंने बहुत सारा, यहाँ तक कि पल्सर में रहता था सर, 2002 से 2011 तक रहा हूँ। पल्सर पूरा उंडम का ठेकेदार था मैं, बिजली बोर्ड का पूरा उंडम मेरे ठेकेदार था वहां पे इन सर्विस। मैंने खूब काम ऐसे किए हैं कई, लेकिन जिंदगी में फिर भी मैं काम करता था, लेकिन मेरी सोच यही थी कि पहले पैसे लगा के पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड से कभी मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। तो मेरे पास कई मेरे एक दो रिश्तेदार थे जो टुलिप वगैरह ऐसी कोई नाम, हालांकि वो मैं नहीं जान, एक जरूर आता, वो मेरे पास एक दो बार आए थे, मुझे ऐसे बताया कि इसमें ये हो सकता है। मैंने हालांकि ऐसे 2-5 हजार रुपए कभी गौर नहीं किया। हालांकि मैं अपने आप में बताऊं तो आप ताज्जुब करोगे, हालांकि मैं वैसे गौर करने वाली कौम से ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अलग हूँ कि इसमें मैं अपने आप का परिचय, सर इसमें एक चीज करना चाहूंगा, मेरी कौम कोई बैठा है तो वो मेरा बुरा न माने, मुझे नादान ना समझ मान के वो मेरी बात को ऐसे नजरअंदाज करे। तो हाँ, मैं उस खर्चीली कौम से हूँ कि दुकान पे जाके हम बोलने वाले उनमें से हैं कि भैया टेबल साफ कर, पंखा चलाए और अखबार ला, 2 की 5 में कर दे, 12 खड़ी साइकिल को थोड़ा ध्यान रख दे। तो इसलिए सर क्या है कि इस बात को मैंने कभी अलग तरीके से नहीं लिया। वो लोग जब भी मेरे पास आए, मैंने उनसे दरकिनार इस बात से किया कि भाई साहब इस चीज में मेरी रुचि नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं किसी आदमी के साथ में फेस ये नहीं कर सकता कि ये चीज आप इस तरह से करो। मैं एक ही चीज में विश्वास करता हूँ कि पैसा पहले लगाओ और उसके बाद पैसा कमाओ। हालांकि उनको मैंने मेरे घर से कभी निरुत्तर नहीं जाने दिया। उन्होंने जो चीजें मुझे बताई कि ये 2-4-5 हजार, मैंने उनसे यही कहा कि मेरे सहयोग से, आप मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे परिचित हैं, यदि मेरे से आप आगे बढ़ सकते हो तो ये 2-5 हजार रुपए ले लो। मैंने कभी उनसे रसीद वगैरह कुछ वो लेना देना नहीं किया, क्योंकि मेरा वहां से कोई मैं रुचि नहीं रखता था। ये सिस्टम जब मैंने देखा, ये सिस्टम जब मैंने देखा तो इस सिस्टम में सर मुझे न जाने क्यों अपने आप में आत्मविश्वास हुआ। सपने बड़े थे, सपने बड़े थे ये बिल्कुल। हालांकि आज भी मैं जैसे इस मोदी केयर में, पहले से मैं आपको मेरी खुद की कहानी बताऊं सर, कि जब मोदी केयर में मैं आने से आज भी मैं, जैसे अब तो मेरी कुछ पूर्तियां हुई यहाँ से, कुछ सपने मेरे पूरे हुए छोटे, लेकिन इससे पहले जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मैं, मेरा जो ड्यूटी प्लेस है यहाँ से 120 किलोमीटर दूर पड़ता है, मुझे 2 बस बदल के जाना पड़ता है। जब टोल पे है मैं साधन को इंतजार में खड़ा रहता हूँ। और मैं राम सिंह जी सर आपसे कहना चाहूंगा कि आप जैसे एक सक्सेस बंदा कोई पर्सनल गाड़ी से जैसे निकलता है आज भी, तो मेरा, मैं क्या बताऊं कि मेरा हल क्या होता है, मेरे विचारों में इतना उबाल आता है कि लाइफ हो तो इस तरह की लग्जरी लाइफ हो कि ये बंदा के देखो कि किस तरह से अपनी अकेली गाड़ी में आराम से शीशे अप करके और एसी के अंदर जा रहा है। और मेरे बहुत सारे साथी ऐसे खड़े खड़े, मैं उनसे कहता भी हूँ, लेकिन वो, हम तो क्या है कि 15 रुपए का तौलिए को एसी बना के, उसको एसी समझ के उसमें ही अपने लपेट के और अपने आप को खुश मानते हैं सर। मेरे विचार उस तरीके के नहीं है। मैं अपने आप को एक अलग तजुर्बे, अलग जिंदगी को अलग जिया है और अलग तरीके से जीना चाहता हूँ। और मैंने बिल्कुल अलग तरीके का होने के कारण ही मैंने मेडिकेयर को सहज स्थिति से मैंने स्वीकार किया सर, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में कुछ अलग काम करने से आदमी अलग पहचान बना पाता है। ये मुझे पहले से पता है सर, क्योंकि दुनिया, यदि आप भीड़ जो काम कर रही है वही काम आप करते जाओगे तो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। लेकिन क्योंकि सर इसमें ऐसा होता है कि पहले देश आजाद हुआ उस टाइम से, चाहे पहले कुछ भी हुआ हो,
उसका किसी चीज का आप उदाहरण ले सकते हो। यदि जो जनता जो मरी वो है, लेकिन जिसने लीडरशिप करना सीखा उसका नाम उसी का हुआ सर। ये चीज मेरे अंदर पहले से थी और मैंने यही चीज लीडरशिप अपने आप में ढाली और मैंने ये जज्बा किया कि ये जुनून अपने आप में जगाया और कि मैं इस चीज को बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। और इस चीज को आगे ले जाने में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर मेरी वाइफ का, कि जिन्होंने मुझे बहुत 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 बड़ा सहयोग दिया। मैं कभी भी मतलब मुझे हमेशा ऊर्जावान रखा है और कभी ऐसे कि कभी ऐसे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी मेरे जैसे दूर से भी इसको नजर आई है तो उसको घर तक नहीं पहुंचने दिया है। दूर यदि वहां मेरी स्कूल में बैठे हुए विचारों से भी इसको ऐसे लगा है तो इसने उस नेगेटिविटी को मेरे उस नेगेटिव विचार को इसने फोन से दूर किया। तो मैं मेरी मिसेज का बहुत बहुत इस बिजनेस में मतलब ये धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसमें मुझे बहुत ही बड़ा साथ दिया है। क्योंकि ये अपन मानते हैं कि घर में यदि वो बिजनेस करने का माहौल नहीं होता है सर तो वो चीजें अपन नहीं कर पाते हैं। आदमी लड़ाई बहुत बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाता है। आखिर इंसान घर की जो लड़ाई है उससे तंग आकर वो हार जाता है। दुनिया से लड़ सकता है लेकिन अपने घर से कभी नहीं लड़ सकता। घर का सहयोग होना इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं बार बार धन्यवाद करूंगा मेरी मिसेज का कि उसने मुझे बहुत सही तरीके से समझा और सही तरीके से उसने मुझे समझ के बहुत सपोर्ट किया। सर मैं अपने सपनों की बात कहूं तो देखो कि इसमें आदमी कभी भी कोई भी आदमी कहीं न कहीं से प्रेरित होता है कि जैसे कोई आदमी 40-50 हजार रुपए कमा कर आश्वस्त होकर बैठ जाता है कि ठीक है सब जिंदगी कट रही है चल रही है, ये बिल्कुल मुझे गवारा नहीं था। मैंने नेटवर्क क्षेत्र में कभी मैंने बताया कि कभी काम नहीं किया। एक दो बार मेरे ऐसे रिश्तेदार को देखे मैंने उस चीज को अवॉइड कर दिया क्योंकि मेरे दिमाग में मैंने बताया कि वो एक ही चीज थी कि पहले पैसे लगाओ और उसके बाद पैसा कमाओ। और ये सर मैंने जो बताया कि भाई जैसे दूर से गाड़ियां राम सर जैसे इंसान लेके निकलते हैं तो मेरे दिमाग में एक तूफान जैसे विचार निकलते हैं कि क्यों न मैं इंसान नहीं हूं क्या। मैं उस 15 रुपए तौलिए को ऐसी मानने वाले इंसानों में से नहीं हूं। मैं वास्तविकता में वो ऐसी को महसूस करने वाले इंसानों की ऐसी तो ऐसी होती है, तौलिया तौलिया होता है, मुझे उस चीज का पता है। तो दोस्तों ये तूफानी विचार ही है, वो मेरे सपनों की उड़ानी है, वो मेरे भावी कल का मंजर ही है जो मुझे चीख चीख कर ये कह रहा है कि खारिया यही तेरा वो सही प्लेटफॉर्म है जहां से तेरे और तेरे परिवार के सारे सपने साकार हो सकते हैं। कि मोदी केरी मेरे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे चीख चीख के बोल रहा है। और ये मैं मानता हूं कि जिंदगी में मेरे या तो सपने बड़े जो हैं, जो जितने जिंदगी में बड़े सपने हैं वो साकार होंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी केयर के प्लेटफॉर्म से मैं साकार कर पाऊंगा। दोस्तों अपनी जिंदगी कहीं न कहीं से प्रेरित होती है। आपकी मेरी जिंदगी का कोई न कोई प्रेरक होता है। प्रेरणा इंसान को कहीं से भी मिल सकती है, उसमें अपन ये नहीं कर सकते मुझे उससे बड़े इंसान से मिली प्रेरणा कहीं से मिल सकती है सर। छोटा हो चाहे बड़ा हो उसमें कुछ नहीं कह सकते कि प्रेरणा आदमी कहीं भी बैठा प्रेरित हो सकता है। तो मैं सर मेरी जिंदगी की बात करूं तो मैं मेरा जो प्रेरणा है मुझे प्रेरक मानता हूं। दोस्तों मेरी जिंदगी की बात करूं तो मैं गगन भेदी उड़ान बढ़ने वाले उस राजा के जीवन से प्रेरित हूं जिसे लोग शाइन कहते हैं। दोस्तों उस राजा के जीवन काल में से मैं इतना प्रेरित हूं कि मैं मेरा पूरा जीवन जो वो जीता है मैं उसी के अनुरूप जीना चाहता हूं और जी रहा हूं। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूं कि ठीक वैसा का वैसा जीवन मैं जीऊं। क्योंकि शाइन की एक जैसे अपन उसकी उड़ान ही देखते हैं लेकिन कभी उसके जीवन काल में बहुत सारे लोग तो जानते हैं कि उसकी जीवन काल बाल्यावस्था में क्या होता है कि उसकी मादा जो बाज उसकी माँ जो होती है उसको ट्रेंड जब करती है तो उसको कितनी ऊंचाई पे ले जाते हैं, कितने वेग से वो नीचे धरती की ओर आता है। वो जितने क्योंकि उसके शुरुआत में उसको जो जन्म लेता है तो उसके पंख कंजाइम से इतने जकड़े होते हैं कि उसका हल्की फुल्की वेग से उसके वो कंजाइम दूर नहीं हो सकता, वो पंख खुल नहीं सकते, वो उड़ान भर नहीं सकता।
तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे माता पिता का कि मुझे बाल्यकाल से ही मुझे उस जो मादा बात जैसे अपने बच्चे को ट्रेंड करती है उसी तरीके से मुझे ट्रेंड किया, बड़े सपने बड़ी ऊंचाई से मुझे गिराया और वो हवाएं दी, वो इतना तेज वेग से मुझे वहां पे इधर उधर उधर जिंदगी को मेरे जिंदगी में बड़े सपने भरे। लेकिन दोस्तों ये सब जितना वेग से वो आता है बहुत जल्द वो अपने पंखों को खोल के जहां जिस ऊंचाई से उसको गिराया जाता है बहुत उससे कहीं बहुत ऊंची ऊंचाइयों को वो नापने लगता है दोस्तों। लेकिन लेकिन उसके जीवन मध्य काल में क्या होता है दोस्तों कि वापस वो बाज वो शाहीन मध्य काल में उसके बीच का काल का एक दौर ऐसा आता है कि जब उसकी पंख, उसकी चोंच और उसके पंजे, ये तीन ही चीज उसकी मजबूत जो चीजें होती हैं वो उसको जवाब देने लगती है कि जिस चीज से, जिस चोंच से वो हार्ड से हार्ड, कठिन से कठिन चीज को चीर फाड़ सकता है वो चोंच उसका साथ देना छोड़ देती है। जिस पंजे से वो उस मतलब शिकार को अपने जो मतलब पंजों में पकड़ के वो अपने से भी भारी भरकम चीज को अपनी पकड़ से उठा के ले जाता है, वो उसका साथ वो पकड़ कमजोर होने लगती है और धीरे धीरे उसके पंख, जिन पंखों पे उसको नाज होता है कि मैं आसमान की ऊंचाइयों को जो सेकंडों में नाप सकता हूँ, वो उसके पंख धीरे धीरे उसकी साथ देना छोड़ते हैं। वो उस ऊंचाई को छूने लगता है, उसको अपने आप में ये लगता है कि मैं कहीं न कहीं कमजोर हो रहा हूं। तो दोस्तों इस चीज से मैं उस साइन के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अपनी स्थिति भी मध्य काल में जैसे अपना बचपन गुजरता है, अपन 20-21 साल के होते हैं, उसके बाद अपन यौवन काल में अपना कमाने का काम करने लगते हैं, लेकिन अपने को ये बाद है एक उम्र के बाद वही स्थिति अपनी बाज वाली अपनी स्थिति आती है कि अपना कहना घर पे नहीं मानते। इस तरह के निर्णय जो होते हैं अपने पूछे बगैर होने लगते हैं, बहुत सारी चीजें अपने को अवॉइड करके इस तरह की बातें होने लगती हैं। अपन इस चीज को सहन कर करके अपना जीवन यापन करते हैं। अपन सब जानते हैं कि अपनी जो चारपाई है पहले घर के मैंने मकान में रहती है, लेकिन धीरे धीरे सरकते सरकती वो बाहर की ओर आने लगती है। दोस्तों इस चीज से मैं आपको ये ही कहना चाहूंगा कि आप ये चाहते हैं कि जिस मकान में मैं शुरुआत में जब मैं कमाता था उस टाइम से जिस मकान में मैं रहता था वही मकान मेरा लास्ट जीवन तक मेरा मकान रहे, तो दोस्तों साइन की तरह अपने आप को बदलना शुरू कर दो, वरना ये चीज आपके साथ में काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि ये बनी नहीं रहेगी। शायद यदि इस चीज को यदि गवार नकारता नहीं है, यदि उसको स्वीकार कर लेता है तो दोस्तों वो दुष् पर निर्भर हो जाता है। लेकिन बाज होता है, अपन उसकी कामयाबी को, उसकी उड़ान को देखते हैं, लेकिन उसके परिश्रम, उसका त्याग को अपन नहीं देख पाते हैं। शायद इसको साबित इसलिए लोगों ने जो कहानियां बनाई है सर वो गलत नहीं बनाई है, उस चीज को वो चरितार्थ जैसे अपन कहने के लिए लोग बोलते हैं कि बुजुर्गों के सर पे ताज नहीं होते और बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। दोस्तों ये कहानियां कहीं चरितार्थ ऐसे नहीं होती है, बाज इसके लिए बहुत परिश्रम अथक प्रयास करता है। दोस्तों जैसे उसकी वो स्थिति आती है तो बाज क्या करता है कि अपनी एक लंबी उड़ान भरता है और एक ऐसी जगह देखता है कि जहां एक ऊंचे पहाड़ पे जाता है और वहां चट्टान एक गहरी गुफा देखता है। वहां गहरी गुफा में वो जाके कि यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वो उस जीवन को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका हाथ मतलब ये है कि एक बार उड़ान भर ली जीवन में, कभी इस चीज को वो कि मैं किसी पे निर्भर रहूं स्वीकार नहीं कर सकता, तो अपने आप से कभी समझौता नहीं करता कि एक लंबी उड़ान भरता है और ऊंचे पहाड़ों पे जाके चट्टानों के बीच में गहरी गुफा को खोजता है। वहां जाने के बाद में वो गहरी गुफा के अंदर जाता है, सबसे पहले अपनी चोंच से अपने एक एक पंख को तोड़ता है। सबसे पहले वो अपने आप के एक एक पंख को तोड़ता है। पंखों को तोड़ने के बाद में अपने पंजों को चट्टानों को तो टकरा टकरा के अपने पंजों को खत्म करता है कि जो मतलब किसी काम के नहीं रहे। फिर उसके बाद में तीसरा काम वो अपनी चोंच को तोड़ता है, क्योंकि चोंच उसकी लंबी हो जाती है जो शिकार को आराम से चीरने फाड़ने में कामयाब नहीं रहती है। इसके बाद वो अपनी चोंच को तोड़ता है और वो वहां पे इसी एक वैरागी की जिंदगी बहुत थोड़े समय के लिए गुजारता है। दोस्तों धीरे धीरे क्या आता है, उसके पंजे वापस आने लगते हैं, उसकी चोंच वापस आने लगती है, वो ही पंख जिसकी वो उम्मीद से उनको उखाड़ता है वो ही उसके पंख दोबारा से आने लगते हैं और वो वापस इस दुनिया के सामने अपना एक नया वजूद लेकर इस दुनिया के सामने होता है। और ताज जिंदगी वो उतनी लंबाई, उतनी ऊंचाइयां
और उतनी ही मतलब कद काठी हो, उसमें आप जैसे कि जो पहले जो पकड़ था उससे भी बेहतरीन बाज बन के दुनिया के सामने पेश होता है और अपने आप को साबित करता है कि बाज को जो है वो उपाधि इस तरह ही, मतलब ये जो लोग कहावत करते हैं वो कहावत चरितार्थ से गलत वे में, मतलब किसी वाक्यांश में वैसे नहीं कही जाती। और दोस्तों दोस्तों मैं आपसे एक ही ये चीज कहना चाहूंगा कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अगर बलिदान होता वही पाषाण कहीं जाकर मंदिर में भगवान होता है। भाई साहब वैसे ही दोस्तों मैं आपसे यही बात करना चाहूंगा कि जिस पत्थर ने चोट नहीं खाई वो मंदिर का कभी भगवान नहीं बन सकता। यानी कि जो आदमी मेहनत कहीं नहीं करेगा वो आदमी बड़ा इंसान नहीं बन सकता, कोई भी क्षेत्र हो। इस क्षेत्र में यदि पैशन धैर्य एक बहुत बड़ी चीज होती है। यदि एक छोटी सी चोट लगने के बाद आप त्राई माम करने लगोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। उस चीज को खाने की आप उसमें सख्शियत रखो, आप अपने आप में मदा रखो, क्योंकि जब वो पाषाण यदि एक चोट लगते ही यदि त्राई त्राई वैसे करने लग जाता है तो वो कभी अपना भगवान नहीं कहलाता, भगवान नहीं बन सकता। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जीवन काल की ओर लेकर चलता हूं आप सभी को कि अपना सभी का जीवन एक जैसा है, एक दिन इस दुनिया से अपने सबको जाना है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको उस जीवन काल की ओर लेकर चल जाना चाहता हूं कि जब आप सब आत्मनिर्भर रहकर लंबे समय तक अपने निर्णय आप करते रहे हैं, क्या आप चाहोगे कि आप पर किसी का निर्णय थोपा जाए, या आपके ये चाहोगे कि आपकी जो चारपाई थी, जो मैन एक मकान में हुआ करती, वो बाहर आए? क्या आप ऐसा चाहोगे कि आप किसी पे निर्भर हो जाओ? दोस्तों बचपन की बात अलग है, उसके बाद आपका जब हाथ देने की स्थिति धारण कर लेता है, क्योंकि अपन बचपन में माँ बाप से हाथ सीधा होता है, लेकिन एक स्थिति में आने के अपन वयस्क होने के बाद जब कमाते हैं तो अपना हाथ देने के लिए उल्टा हो जाता है। यदि हम ये चाहते हैं कि हमेशा देने की मुद्रा में ही अपना हाथ रहे, तो वैसा मैं आपको कहता हूं कि मोदी केयर का एक सही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपकी ये मुद्रा कभी मैं आपको बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका नहीं, आपकी 7 पुश्तों का हाथ ये वापस उस मुद्रा में नहीं जाने देगा, लेने वाली मुद्रा में, सिर्फ देने की मुद्रा में रखेगा। तो यही मारे गए जो इस स्थिति को बनाए रखने में कारगर है। दोस्तों करना कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, आप लोगों के सामने ये चीज हो कि इसमें तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैंने कुछ नहीं किया है। आपको करना यही है कि जो मैंने किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ही आपको करना है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का वृतांत है, यही मेरा उदाहरण है और मैं आपके सामने हूँ, इस उदाहरण के बतौर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है। करना कुछ नहीं है, एक ही चीज करनी है, आपको विश्वास करना है जो मैंने किया है। विश्वास रूपी की जो नाव है सवार हो जाना है। फिर चाहे आपके बीच के अंदर उस सफर के अंदर होशियारपुर, गरीपुर ऐसे कई वो आएंगे, कई ऐसे प्रदेश आएंगे जहां पे आपको एक ही चीज करनी है, क्योंकि आप विश्वास रूपी मोदी केयर की नाव में बैठे हो नहीं है, वो किसी गति से चल रही है, किसी स्पीड से चल रही है, वो आपकी टेंशन नहीं है। आपकी टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जो नाविक हैं वो अपने गुरु रूपी नाविक हैं, राम सिंह जी सर, अरुण जी सर, वीरेंद्र जी सर, मजोन मलिक सर, मैडम सुरेखा बागर, नरेश जी सर, ऐसे अपने नाविक हैं गुरु रूपी, क्योंकि वो अपने को नहीं है। दोस्तों आपको विश्वास की बात ऐसे करूं, क्योंकि वो अपने को ही लेके नहीं जा रहे हैं, उन्होंने अपने जैसे आम लोगों को कई बार वहां पे सफर करवा दिया है, लेके चले गए हैं, उनका जाना पहचाना रास्ता है। अपन कोई पहले व्यक्ति नहीं है कि वो आज ही उस नाव को चला रहे हैं, अपने जैसे आम लोगों को बैठा के आम से खास बना चुके हैं। जो उदाहरण आपके सामने एक नहीं हजारों उदाहरण आपके सामने है, मुझे कहने की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझदार हैं। जैसे किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं, आज बड़े से बड़ा उदाहरण लोगे तो आपको ये लगेगा कि बिल्कुल मैं सही जगह पे हूँ,
गुरुओं की नाव में, मैं जो मोदी केयर की विश्वास के नाव में बैठा हूँ, इसके जो नाविक है वो मेरे गुरुदेव हैं। और गुरुदेव वो चीज है कि वो आज पहली बार नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां इसी रास्ते और उसी विश्वास की नाव पे बैठा के उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली हैं और बदलते जा रहे हैं और बदलते रहेंगे, क्योंकि ये बीड़ा उन्होंने उठाया है। तो आपको भाई साहब, मेरे दोस्तों जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप इस चीज में कतई निश्चिंत होके बिल्कुल इत्मीनान से उस विश्वास की मोदी केयर की नाव में सवार हो जाएं। बस ध्यान ये रखना है कि होशियारपुर और गरीबपुर, ये जो इस तरह की जो चीजें आती है, उस किसी स्टेशन आती है उसमें आपको बाहर झांक के नहीं देखना और उतरने का तो प्रयास ही मत करना। बिल्कुल सर, मैं हाथ बिल्कुल जोड़ के बिल्कुल मांग बिल्कुल। इस नाम में जब तक आप सफर करते रहोगे, मेरा विश्वास है आप 4 से 5 साल बाद में अपने आप को देखोगे तो आप बहुत एक रईशाही परिवार से होंगे और लोग आपके चर्चे दूर बैठे करेंगे, ये मेरा विश्वास बोलता है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि ये सब कुछ होने जा रहा है, हो चुका है। ये बस विश्वास इतना ही करता है कि गुरुदेवों को विश्वास करना है। ये जो बात कहे, बस उनके अनुरूप डुप्लीकेशन दिमाग इस्तेमाल करना, दिमाग के जो पट है वो बंद कर देना है अपने अपने जिंदगी में। मैंने भी बहुत दिमाग इस्तेमाल किया, आज मेरा दिमाग बिल्कुल 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 अंदर से यदि खोखला है, क्योंकि इसको बहुत काम में ले लिया। आजकल मैं गुरुओं की बात सिर्फ अचीवमेंट ऑफ चेंजिंग देख रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने जो किया उससे मैंने इतना हासिल नहीं किया जो इस 1.5-2 साल के अंदर मैंने किया है। सिर्फ गुरुओं की बात का असर है, मैनेजमेंट का असर है, क्योंकि अपने दिमाग पहले लो, अपने मैनेजमेंट समीर सर अपने से यदि इतना दिमाग अपना ज्यादा होता तो समीर से सर की मेरे से कोई ज्यादा पूछता है तो मैं अगले से एक ही बोलता हूँ, भाई साहब इसमें दिमाग की जरूरत नहीं है। यदि दिमाग की इस्तेमाल अपने में इतना बड़ा दिमाग होता तो समीर सर अपनी जगह होते, अपन समीर सर से ऊपर होते। तो इसलिए इसमें एक ही है भाई मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, इसमें एक ही चीज है कि आपको अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है। दिमाग क्योंकि कोई चीज में नमक बिल्कुल पहले सर, से डाला हुआ है, उसमें अपन और नमक डालते हैं तो भाई साहब वो खाना अच्छा नहीं, स्वादिष्ट नहीं बनता, उसका स्वाद खो जाता है। बिल्कुल सर। तो थैंक यू दोस्तों थैंक यू थैंक यू। दोस्तों हरी मैं जी, आपको कहना, हाँ सर, हेलो। हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यही पूछना चाहूंगा कि सर आपने बहुत अच्छा बताया आपके बारे में। ये पूछना चाहूंगा अभी फिलहाल आप मोदी केयर ही करते हैं या फिर इसके अलावा और कुछ भी करते हैं? हाँ क्या मैं इस मोदी केयर के अलावा नहीं सर, इस मोदी केयर के अलावा मैं करता हूँ, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ सर। मैं मोदी केयर का, मेरा जन्म में 8 महीने 10 दिन का अंतर है मेरी नौकरी और जी मोदी जी केयर के जन्म में। जी। आप मैं सरकारी गवर्नमेंट टीचर हैं? टीचर हूँ सर, मैंने बताया ना मैं बहुत खर्चीली कौम से हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू। और इसके पूरी साथ में आप मोदी केयर में अभी आपको 2 साल हो चुके हैं बिल्कुल और बिल्कुल मोदी केयर से आपने कार भी ली है? बिल्कुल सर, मैं ऐसी डिलीवरी हूँ। मैं 14 महीने में यहाँ से बेलोनो टॉप मॉडल कार अचीवर हूँ जो है, वाह और वाह मैंने वाह। इसको फुल टाइम इस बिजनेस को अभी भी नहीं कर रहा हूँ, पहले भी नहीं किया, क्योंकि जी ये जी जी मेरी मजबूरी है सर। बिल्कुल। इसमें क्या है कि मैंने पार्ट टाइम एक संडे को ये काम करते करते इस बिजनेस को बिल्ड किया है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, और थैंक यू। इसको आज मैं जो भी जितने लोग सुन रहे हैं सर, मैं उनको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक रोज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसमान की बहुत ऊंचाइयों को छूंगा, बहुत बुलंद तक पहुंचूंगा, क्योंकि बिल्कुल थैंक यू। ये बिल्कुल सर, प्लेटफॉर्म बिल्कुल ऐसा ही है सर कि आप जैसे गुरु जिनके बीच में मझधार में नहीं रुक सकता, वो पार करके मतलब उस हर चीज को, उस 7 समुद्र को पार करके भी आगे उस अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल थैंक यू सर, क्योंकि थैंक यू थैंक बहुत यू बिल्ड, थैंक यू। हेलो, बिल्कुल हाँ सर। हाँ सर। सर बहुत बढ़िया, आपने बहुत शानदार अपने लिए बताया कि आपने किस तरह से क्या स्ट्रगल आपने किया, और एक बाज के माध्यम से अपनी स्टोरी को जिस तरह से आपने बताया हम लोगों को, हम लोग बहुत इंस्पायर आपसे कि क्या क्या स्ट्रगल आपने किया है। और एक रियल में एक नेटवर्कर जो होता है उसकी स्टोरी को एक बात से अपन कंपैरिजन कर भी सकते हैं, क्योंकि उसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से होती है, वो जुनूनी होता है, जिद्दी होता है, वो रुकता नहीं है, वो थकता नहीं है, वो झुकता नहीं है, वो आगे बिल्कुल से बिल्कुल आगे सर, निरंतर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब मैं यही कहूंगा कि अपन इस प्रोग्राम को और आगे लेके चलते हैं, और आगे के लिए अगर मैं कहूँ तो हमारे एक शानदार साथी हैं, शानदार लीडर हैं, और उनको भी हम सुनना चाहेंगे। तो मैं उनको बुलाऊं उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा
एक कहानी याद आ गई थी मुझे कि अपने आप को, कि आपको जैसे मैंने सुना ना सर, तो आपको देख करके यार हमारे डायमंड्स जो है उनको देख करके एक बात याद आ गई मुझे। एक बार एक व्यक्ति था और वो अपने बच्चे के पास में गया और बच्चे को कहा, बेटा ये पत्थर है, इस पत्थर को ले जाकर के मार्केट में बेच के आओ। मार्केट में बेचना है पत्थर को, लेकिन आपको अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है, यानी इसकी प्राइस निर्धारित नहीं करनी आपको, इसकी वैल्यू नहीं है आंकना आपको कि इसकी प्राइस क्या होगी। आपको सिर्फ मार्केट में जाना है और लेकर के खड़े हो जाना है, वहां चले जाना आप तो ठीक। वो और जब भी कोई व्यक्ति इसकी प्राइस पूछे तो अपनी 2 उंगलियां ऊपर कर देना, 2 उंगलियां खड़ी कर देना, आपको बोलना नहीं है मुझसे। तो बच्चे ने ठीक वैसा ही किया, वो मार्केट में गया, वो वहां बैठा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तकरीबन 2-3 घंटे निकले, एक बूढ़ी महिला उसके पास में आई। हो गया बस। जी, बूढ़ी महिला पास में आई और बूढ़ी महिला ने उस बच्चे को कहा कि बेटा इसकी ये पत्थर जो है ये काफी सुंदर है, क्या इसकी प्राइस क्या है, मुझे बताओगे? बच्चे ने कुछ नहीं कहा और बच्चे ने कहा कि बच्चे ने कुछ नहीं कहा और बच्चे ने अपनी 2 उंगलियां ऊपर खड़ी कर दी। तो जैसे ही उसने अपनी उंगलियां ऊपर करी तो उस महिला ने कहा कि क्या इसकी प्राइस 200 रुपए है? बच्चे ने कुछ नहीं कहा और बच्चे ने उस महिला को वो पत्थर नहीं दिया, वो पत्थर वापस अपने पिताजी के पास लेके आ गया और पिताजी को आकर के कहा कि पिताजी पिताजी इस पत्थर की वैल्यू 200 रुपए है। पिता ने कहा कि नहीं बेटा, एक बार फिर से ट्राई करेंगे अपन, इस बार इस पत्थर को आप म्यूजियम में लेके जाओ। और वो उस पत्थर को म्यूजियम में लेके जाता है। म्यूजियम के अंदर जब वो जाता है तो वहां भी सेम वही कंडीशन होती है कि कुछ नहीं बोलना होता, सेम वही काम करना है, 2 उंगलियां खड़ी करनी है। म्यूजियम के अंदर वो जाता है और तकरीबन थोड़ी देर बाद में एक व्यक्ति, बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास में आता है। वो उसको बोलता है कि बेटा ये पत्थर बहुत ही अच्छा है, अट्रैक्टिव लगता है, इसकी प्राइस क्या होगी? उसने कुछ नहीं बोला, उसने ठीक वही 2 उंगलियां ऊपर खड़ी करी और जैसे ही उसने 2 उंगलियां ऊपर करी तो वो व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है, वो उसकी मूल्य निर्धारित करता है। उसने कहा कि क्या ये 20,000 रुपए का है? और जैसे ही वो बच्चा 20,000 रुपए सुनता है, वो वापस अपने घर को चल देता है। घर पे आकर के वापस पिताजी को वो आकर के बोलता है, पिताजी पिताजी ये जो पत्थर है ये 200 रुपए का नहीं है, ये तो 20,000 रुपए का है। पिता ने कहा कि बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस बार लास्ट टाइम मैं तुम्हें एक और जगह भेजता हूँ, तुम वहां जाना और इस पत्थर को कुछ नहीं बोलना है, वहां बस चले जाना, खड़े हो जाना। वो वहां उसको भेजते हैं तीसरी बार जोहरी की दुकान पे, जोहरी के पास में। जब जोहरी के पास में वो जाता है, वहां वो खड़ा रहता है, एक तरफ कोने में खड़ा रहता है। एक बूढ़ा बुजुर्ग जो जोहरी था, उसकी नजर उस पत्थर पे गिरती है। जब उसने उस पत्थर को देखा तो वो बाहर निकल के आया, काउंटर से बाहर निकल के आया। बाहर जैसे ही वो निकल गया, उसने कहा बेटा बेटा ये पत्थर कितने का है? मुझे चाहिए, अभी चाहिए, ये पत्थर मुझे दे दो, पूरी जिंदगी मेरी निकल गई इस पत्थर को ढूंढने के लिए, मैं इस पत्थर की तलाश में था काफी सालों से। तो जब उस बच्चे को कहा गया कि इसकी क्या क्या प्राइस लोगे, क्या वैल्यू लोगे, तो उसने ठीक वही 2 उंगलियां ऊपर खड़ी कर दी। और जब जोहरी ने कहा अच्छा अच्छा 20 लाख रुपए तुम्हें चाहिए, ये लो अभी मैं देता हूँ 20 लाख रुपए। दोस्तों, कहानी का मतलब ये है कि ये आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी भी ठीक वैसी है। इसको अगर आप 200 रुपए की बनाना चाहोगे, ये 200 रुपए की बन जाएगी। आप 20,000 की बनाना चाहोगे, 20,000 की बन जाएगी। अगर आप इसे 20 लाख की बनाना चाहोगे, ये 20 लाख की भी बन जाएगी। डिसीजन आपको लेना है। और ठीक ऐसे ही हमारे एक लीडर, शानदार गजब के लीडर, जो जल्द ही आपको एक नए अचीवमेंट के साथ मिलेंगे। और हमारे जिनको जानते हैं शेखावाटी में एक टाइगर के नाम से, ट्रेनर के नाम से, जिनको देख करके लोग सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के साथ से, सभी के सहयोग से मैं मेरे उस शानदार पर्सनैलिटी, शानदार डायमंड को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मिस्टर मनोज कुमार जी ठठेरा जी को। तो प्लीज सर, मनोज जी ठठेरा जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा। जी जी, मनोज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल मैं आपको सुन जी पा रहा हूँ। मनोज जी, आज आज हम आपको सुनेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने अपने इस जीवन को अमूल्य बना दिया। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी अपने लोगों के सामने अपनी बात रखने की। फ्रेंड्स, वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी आता है ना, ये मान के चलिए कि वो पहले सारी जगह
खाक छान लेता है, उसके बाद में आता है। तो ये कहानी मेरी नहीं है, ये हर एक लीडर की कहानी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आया है। हर जगह उसने पहले देखा है, हर जगह जाके उसने हर चीज को समझा है, हर सिस्टम को समझा है, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में आया है। ठीक वैसे ही मैं हूँ। मनोज नाम है मेरा, झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ और फ्रेंड्स इस सिस्टम में पिछले 3 साल से हूँ। लेकिन अभी इस सिस्टम की मैं आपसे चर्चा करूं उससे पहले मैं आपको मेरा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, क्योंकि हम जब भी मोदी केयर की भी बात करते हैं तो हम पहले बात करते हैं प्रोफाइल की, कि प्रोफाइल क्या है। मैं अपने बैकग्राउंड की चर्चा इसलिए करना चाहूंगा ताकि कई सारे लोगों से ये चीज रिलेट कर सकती है, बहुत सारे लोगों से रिलेट कर सकती है। और एक लीडर का अपनी स्टोरी सुनाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि उसके जैसे जितने भी लोग हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो सीख पाए, वो समझ पाए कि अगर इस कंडीशन में, इन परिस्थितियों में एक आदमी ने किया है, हम भी कर सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि पहाड़ पे अगर आपने 500 लोगों को चढ़ते हुए देख लिया तो ये चीज तो आपको पता चल ही जाती है कि उस पहाड़ पर जाने का एक आसान रास्ता है। अब डिपेंड ये करता है कि हम उस पर चढ़ना चाहते हैं कि नहीं चढ़ना चाहते। तो फ्रेंड्स, मैं मेरी सक्सेस स्टोरी को, मेरी लाइफ स्टोरी को मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। और उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परमात्मा को, भगवान को, मेरे बाबा श्याम को, आज जिनकी कृपा से आज हम सब कुछ हैं, जिनकी कृपा से आज हम सब लोग साथ में हैं। फ्रेंड्स, झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ और झुंझुनू में ही मेरी जन्म हुआ है, पैदाइश ही है, यहीं से मैंने एजुकेशन ली है। अ, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँ तो कोई बहुत बड़ी फैमिली, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली या कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, नहीं करता था। अभी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं करता था। क्योंकि जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी, मेरे पापा जी एक छोटी सी दुकान, एक लकड़ी का खोखा जो होता है, सब लोगों ने देखा होगा, अक्सर लकड़ी के खोखे कई जगह रखे होते हैं, वो हमारी दुकान थी। और उसमें स्टोव गैस रिपेयरिंग का काम किया करते थे, टॉर्च रिपेयरिंग का काम किया करते थे। क्योंकि आज वो चीजें चलन में नहीं है, ना आज स्टोव चलता है, ना आज टॉर्च चलती है। लेकिन उस वक्त जब मैं 5 साल का था, 6 साल का था, मैं ये मान के चलिए, जब भी संडे छुट्टी होती थी तो मेरे पिताजी मुझे वहां पे शॉप पे लेके जाते थे। संडे की संडे मैं दुकान पे जाता था। धीरे धीरे मैंने वहां पे जाना, मैं चीजों को देखता रहा, देख देख के मैं सीखता रहा। कहते हैं कि आपके परिवार में अगर कोई भी काम है तो उसको आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उस काम को देख देख कर ही सीख जाते हैं। ठीक वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं दुकान पे जाता रहा, देखता रहा, देख देख के सीखता रहा, थोड़ा और बड़ा हुआ, ये कंटिन्यूटी चलती रही। मुझे याद है कि जब मैं 8th क्लास में था तो 8th क्लास से मैंने गर्मियों की छुट्टी में, गर्मियों की जब छुट्टी होती थी तो मैंने दुकान पे जाना शुरू कर दिया था। क्योंकि पापा जी आते थे थोड़ा लेट, मैं जाके दुकान खोलता था। और उस वक्त जो भी काम आता था, चाहे वो स्टोव ठीक करने का हो, चाहे वो गैस चूल्हा या टॉर्च ठीक करने का हो, मैं वो रिपेयर किया करता था। और जो इनकम आती थी उसमें से पापा जी मुझे 5 रुपए दिया करते थे, 5 रुपए। लेकिन उस वक्त वो 5 रुपए भी एक अच्छी अमाउंट होती थी। हम मुझे वो 5 रुपए मिलते थे महीने में, तो मैं वो लेके बहुत खुश होता था। जैसे जैसे समय बीता, बड़ा होता गया, 12th क्लास, 10th क्लास मैंने 95 में पास आउट की थी, 12th क्लास मैंने 97 में पास आउट की, 98 में। अब जब एक बंदा 12वीं क्लास पास कर लेता है तो घर वालों को उससे कुछ अपेक्षाएं होने लग जाती है कि अब भी अपनी लाइफ में कुछ करें। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो कर्म में बिलीव करते हैं, जो हमेशा कर्म प्रधानता की बात करते हैं। अ, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस वक्त में, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला मैंने देखा मेरे पापा जी अकेले थे और मेरी बुआ जी लोग 6 बहनें थी। तो 6 बहनों का पूरा भात छूछक वगैरह, जो भी ब्याह शादी वगैरह, वो सारा करना मेरे पापा जी का ही पूरा दायित्व था और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से निभाया। जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, इस जिम्मेदारी का मुझे भी एहसास हुआ और उन्होंने मुझे वो जिम्मेदारी सौंपी भी। मैं जाने लगा। फिर मैंने 98 में जब 12वीं क्लास पास कर ली थी, गन्ने के जूस की मशीन लगाई। उस वक्त कॉलेज में एंट्री थी। अब आप अगर यकीन मानिएगा तो कॉलेज में जाने वाला एक बच्चे के सामने अगर एक ऐसी कंडीशन हो कि वो सुबह कॉलेज में जाए और दोपहर में आके वहां पे गन्ने की जूस की मशीन पे बैठे लोगों के जूठे ग्लास धोए,
अब उस कंडीशन में कॉलेज में इतने सारे लोग, इतने सारे साथी मिलते थे और उनके सामने एक गिल्टी सी भी फील होती थी। लेकिन हमेशा मुझे घर वालों के द्वारा, मेरे पापा जी की द्वारा यही सिखाया गया कि काम कभी भी छोटा नहीं होता है। काम हमेशा कर्म होता है, वो काम होता है, हमारा कर्म होता है, हमें उसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए। मैं दोपहर तक कॉलेज में जाता, कॉलेज से आने के बाद मैं गन्ने की जूस की मशीन पे रहता, पूरे दिन भर जूस निकालता, लोगों के झूठे ग्लास धोता, वो चीज मैंने की। और बिटवीन 98, 99, 2000, 98, 99 सन 2000 में मेरा कॉलेज पीरियड चला। और कॉलेज में जब हम जाते थे तो हमारे संपर्क बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर साथियों से थे। बहुत वहां का रोज का एक कर्म हो गया वहां पे कि रोज किसी न किसी से माथापच्ची, मगजमारी, लड़ाई झगड़ा वो आम बात हो गई। अब घर वाले उस चीज से तंग होने लग गए। जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया, जब वो चीजें ज्यादा बढ़ गई, घर वाले उस चीज से परेशान हो गए, रोज शिकायतें आने लगी, तो घर वालों ने मुझे बाहर भेज दिया। मैं चला गया रेवाड़ी। रेवाड़ी वहां पे गया तो वहां पे मैंने कपड़े की शॉप पे 4 महीने नौकरी की। मैं साड़ियों की दुकान पे मैंने काम किया, मन नहीं लगता था, लेकिन घर वालों का प्रेशर था और उनको कुछ मुझे करवाना था, मुझे उस लाइन से उन्हें हटाना था। क्योंकि जो लाइन 3 साल के पीरियड में जो बनी, वो रियल में मैं आज सोचता हूँ तो बड़ा फील करता हूँ कि वो चीजें क्यों करते हैं हम लोग, क्यों हम किसी से झगड़ा करते हैं, क्यों किसी से हम बिना मतलब की बातें करते हैं। पर वो एक समय होता है, उस समय पे वो सारी चीजें समझ में नहीं आती। धीरे 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 समय के साथ जब आदमी परिपक्व होता है, जब मैच्योर होता है, तब उसको वो चीजें समझ में आती है। मेरे को भेज दिया गया। मैं 4 महीने उस कपड़े की दुकान पे मैंने नौकरी की, साड़ियों की दुकान पे मैंने नौकरी की। 4 महीने में मैंने वहां से सीखा भी कि धंधा खुद का हो वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि अपने बिजनेस में किसी की कोई चूचपड़ नहीं है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, किसी का कोई बर्डन नहीं है। मैं 4 महीने करके मैंने जो भी कुछ किया, मैं वापस घर पे आ गया। अब घर पे आने के बाद घर वालों ने प्रेशर किया कि आप कंपटीशन फाइट करो, कुछ कंपटीशन एग्जाम्स दो, बीएड। उस वक्त ज्यादातर जब ग्रेजुएशन हो जाती है तो उसके बाद लोगों के मन में एक ही विचार आता है कि बीएड कर लो और मास्टर बन जाओ। मैंने 2001 में बीएड की थी और 2001 में बीएड की, मन मार के किया मैंने। कभी मेरे को मेरी जिंदगी में याद नहीं आता कि मैंने कभी 3 फॉर्म भरे हो, कभी मुझे याद नहीं आता। क्योंकि मुझे एक चीज महसूस होती थी कि जितना पैसा हम एग्जामिनेशन फॉर्म, जो कंपटीशन फाइट को फिलअप करने में लगाते हैं, जितना पैसा लगता है वो हमारा वेस्टेज जाता है। हो सकता है बहुत लोग ऐसे किस्मत में, कुछ किस्मत वाले कुछ ऐसे लोग होते होंगे जिनका सिलेक्शन होता होगा, लेकिन न तो कभी मेरे मन में किसी की नौकरी करने की इच्छा थी, न कभी मेरे को सरकारी न कोई प्राइवेट नौकरी करने की इच्छा थी, और न कभी मैंने इन चीजों पे कभी बिलीव किया। हमेशा सोच में यही था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ इतना बड़ा करना है कि लोग अपने को अपने नाम से जाने। मैंने खैर 2001 में मैंने बीएड का एग्जाम दिया। 72% मेरे मार्क्स बने, 72%। और मैं धन्यवाद करता हूँ ऊपर वाले का कि उस साल जो कट ऑफ थी वो 74%। अगर 74% मेरे आ जाते, मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता। मैं आज कहीं ना कहीं मास्टरी कर रहा होता, मैं कोई मास्टर होता, टीचर होता, और मैं कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ा रहा होता। बट मैंने कहा कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाला जो भी करता है वो हमारे भले के लिए करता है। मुझे बचपन से ही ट्रेवलिंग का बहुत शौक रहा है। मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। 2001 में जैसे बीएड कंप्लीट वो हुआ, जो रिजल्ट आया, अच्छा लगा, मुझे फील हुआ। लेकिन मेरे गुरुजी थे, उनको वो बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला कि अब क्या करेगा। मैंने कहा सर देखते हैं कुछ। तो उन्होंने बोला कि एक नौकरी लगवा देता हूँ। अब नौकरी के नाम से मेरे दिमाग में वैसे ही सलवटें पड़ती थी, तो फिर लेकिन उस वक्त ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी, तो एक जिम्मेदारी भी आ गई थी कि अब मुझे कुछ करना है। उन्होंने मुझे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाया, एमआर का जॉब लगाया। अब आपको मैं बता दूं, मेरी क्वालिफिकेशन जो हुई है वो क्वालिफिकेशन हुई है मेरी आर्ट से। और आर्ट ग्रेजुएट बंदे को एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवशिप मिलना ऊपर वाले का कर्म है। वरना लोग उसके लिए फार्मेसी करते हैं, एमएससी करते हैं, बीएससी करने के बाद वो सारी चीजें उनको मिलती है। लेकिन ये ऊपर वाले की कृपा और उसके आशीर्वाद से मुझ आर्ट ग्रेजुएट बंदे को भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी मिली। अब मुझे नौकरी में भेजा गया पहली बार नीमका थाना, जो एरिया मेरे लिए नया। मैं कभी मेरी जिंदगी में कभी नीमका थाना, कोटपुतली मैंने नहीं देखा था। लेकिन 2001 में मैंने नीमका थाना वहां पे एंट्री की। मैं गया तो मैंने सोचा, और उस वक्त एक सबसे खास बात और बताऊं, उस वक्त मुझे
ट्रेवल सिकनेस हुआ करता था। ट्रेवल सिकनेस, मैं कहीं भी अगर जाता था ना, तो अगर मैं 1 घंटे भी अगर बस में बैठ गया तो मुझे उल्टियां होना शुरू हो जाती थी। अब मैं गया वहां पे तो जाते टाइम उल्टी हुई, मैं वहां 1-2 दिन रुका, वापस आया तो फिर उल्टियां हुई। ये कंडीशन, मैंने एक दिन सोचा कि अगर यही कंडीशन रही तो मनोज किस तरीके से तू काम करेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि तुझे जो भी ऐसा मिला है कि तेरे को अब डेली ट्रेवल करना पड़ेगा, तेरे को रोजाना बसों में घूमना पड़ेगा। उस वक्त कुछ साधन नहीं था। तो एक दिन एक बैठा बैठा बस में एक चीज सोची, आज के बाद ये मेरे को उल्टी नहीं होगी। फ्रेंड्स, वो दिन का दिन था और आज का दिन का दिन है। मुझे कभी भी उसके बाद, बस में बैठने के बाद मुझे कभी उल्टी की शिकायत नहीं हुई, कभी भी मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई। कहते हैं कि माइंड हमारा जो है वो हर चीज को कंट्रोल करता है, और ऐसा इस चीज को मैंने महसूस किया, मेरा बिलीव और बढ़ा। फिर मैंने 4 साल तक वो नौकरी की। उस नौकरी में मैंने एक चीज सीखी, लोगों से बात करना, ट्रेवल करना, ट्रेवल करने में जो आने वाली परेशानियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए, और घर से दूर रहा। मैंने 4 साल 3 साल नौकरी की, 3 साल में से 4 साल में मैं 2 साल आउट रहा, घर से बाहर रहा। अकेले मेरे को खाना बनाना पड़ता था, अकेले मेरे को सारा काम करना पड़ता था। घर से दूर रहने पर एक आदमी बहुत कुछ सीख पाता है। मैंने भी उस चीज को सीखा, एंजॉय किया उसको मैंने। 2004 में 2005 में मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई। उस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बताया मेरे एक दोस्त ने, मेरे मित्र ने। मुझे ये बताया कि यहाँ पर लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, लोग यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं। अब यहाँ पे मन में हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि कभी नौकरी नहीं करनी है, अपने को जिंदगी में हमेशा कुछ बड़ा करना है जिसमें हमारी लाइफ के मालिक हम खुद हों। मैंने उस सिस्टम को समझा। उस सिस्टम को समझा तो मुझे लगा कि वाकई में यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। हमने उस सिस्टम को स्टार्ट किया। वो फाइनेंशियल मार्केट था। उधर मैं नौकरी करता था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और साथ में मैं वो फाइनेंशियल मार्केट का काम करता था। मेरे बैग में आगे की तरफ मेडिसिन होती थी, सैंपल्स होते थे, पीछे की साइड में उस कंपनी के, उस सिस्टम के फॉर्म्स हुआ करते थे। जब भी मैं किसी से बात करता, मेरे दिन का जो भी काम होता था, वो काम कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ 2-3-4 लोगों से बातचीत किया करता था। अब धीरे धीरे मेरा काम बढ़ने लगा। काम बढ़ने लगा तो मेरा एरिया मैनेजर है, उसको इस चीज की भनक लगी कि ये तो इसके साथ कुछ और भी कर रहा है। उसने मुझे बोला, मैंने कहा सर मेरे टारगेट पूरे हो रहे हैं, मेरा काम प्रॉपर वे में चल रहा है, मैं संडे का दिन घर पे सोऊं, उठूं, बैठूं, गाऊं, नाचूं, कुछ भी करूं, इससे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात की शिकायत नेशनल सेल्स मैनेजर को कर दी। नेशनल सेल्स मैनेजर का भी मेरे पास कॉल आया। मैंने उनसे भी यही बात की। उनका, सर मेरे टारगेट आज आपकी देखेंगे, आज की डेट में तो मेरे टारगेट पूरे हो रहे हैं, और किसी भी कंडीशन में राजस्थान में मैं अच्छी पोजीशन मेंटेन कर रहा हूँ, आप मुझे नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं नौकरी को छोड़ के जाऊंगा, एक दिन मैं रिजाइन करके जाऊंगा। और फ्रेंड्स, धीरे धीरे जब वो दूसरा वाला मेरा काम बढ़ने लगा, दूसरा वाला काम धीरे धीरे बिल्ड होने लगा, वहां से कुछ इनकम आने लगी। तो एक दिन मैंने, जनवरी 2005 की बात है, मैंने उनको रेजिग्नेशन सेंड कर दिया। मैंने कहा जी संभालिए अपना पुंगी पिटारा। मैंने उनको रिजाइन कर दिया। मैंने नौकरी से रिजाइन करने के बाद मैं फुल फोर्स सिस्टम में लगा। उस सिस्टम में मैंने 2005 से लेके 2013 तक काम किया। तो वहां पे काफी सारे अचीवमेंट लिए, बहुत अच्छी लोगों की हमारे साथ एक नेटवर्क भी बिल्ड हुआ, क्योंकि वो फाइनेंशियल मार्केट था, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस था। बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, बहुत सारे लोग जुड़े, हमने पैसा भी कमाया। स्विफ्ट कार मैंने वहां से मेंटेन की है। काफी सारा अचीवमेंट आया। लेकिन अचानक गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग बॉडी के द्वारा वो सिस्टम अवैध करार किया गया, और 2013 में उस सिस्टम में ब्रेकडाउन आ गया, बंद। जितना काम हमने किया 2005 से लेके 2013 तक, 8 साल मैंने उस सिस्टम में लगाए। मैं 10th लेवल तक वहां पर पहुंचा। लास्ट के 2 साल और अगर मैं वहां टिक जाता, अगर वो सिस्टम टिक जाता, तो वहां से लास्ट के 2 साल में मुझे नेट 1 करोड़ रुपए की इनकम होनी थी। इस एज में मैंने 1 करोड़ रुपए इस तरीके से पानी में बहते देखे कि ये आया गया। पेड़ को बड़ा किया, छोटे से पौधे को लगाया, उसको बड़ा किया। जब फल आने की बारी आई, तूफान आ गया, ओले गिर गए। जो चीजें हमने अर्न की थी इतने सालों में, वो 1 मिनट में वो खत्म हो गई। अब दौर हुआ बहुत सारी चैलेंजेस का, बहुत सारी परेशानियों का। लोगों के फोन पे फोन आने लगे कंटिन्यू। मैं अगर बात करूं, उस दिन जिस दिन ये न्यूज आई थी, उसके बाद कंटिन्यू 3 दिन तक मेरे फोन लगातार बजते रहे थे, लगातार बजते रहे थे, लगातार बजते रहे थे। रात को मैं 2 घंटे मुश्किल से सो पाता था, 3 घंटे मुश्किल से सो पाता था। एक फोन अटेंड करता, पीछे 5 कॉल वेटिंग में आ रहे होते थे। एक कॉल अटेंड करता, फिर 5 कॉल वेटिंग में आ रहे होते थे। मैं बराबर सबका रिप्लाई करता, सबको मैं बराबर आंसर देता, उनको मैं समझाता।
चलता रहा, धीरे 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 चीजें कुछ सामान्य हुई, लोगों का प्रेशर थोड़ा कम हुआ। उस दिन एक बात से तौबा कर ली थी कि कभी भी जिंदगी में मार्केटिंग लाइन का काम नहीं करना, इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं करना। क्योंकि आज आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपका आप पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कुछ नहीं है। आप अगर एक दुकान करके बैठे हो तो दुकान आपकी नहीं है। आपने अगर जमीन है तो वो जमीन आपकी नहीं है, गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल है। और गवर्नमेंट किसी भी चीज को 1 मिनट में, इलीगल अगर चीज है तो गवर्नमेंट उसको 1 मिनट में बंद कर सकती है। और ऐसा ही जब हुआ तो माइंड में एक चीज सेट हो गई कि कभी भी भूल के भी कोई इन्वेस्टमेंट वाला, पैसे लगाने वाला बिजनेस नहीं करना। फ्रेंड्स, 2013 के बाद जो सिचुएशंस हमने झेली, दिल जानता है, मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है, मेरा परिवार जानता है किस तरीके से उन चीजों को हमने झेला। बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे, वहां पे चैलेंजेस आने शुरू हो गए क्योंकि फीस जमा नहीं होती थी। तो स्कूल वाले भी क्या करते, अब मैं पहले उनको अच्छी स्कूल में पढ़ाता था, उसके बाद मैंने उस स्कूल को निकाल के दूसरी स्कूल में डाला जहाँ पर कम फीस लगती थी। इस कंडीशन में मैंने ऐसे लोगों से भी बातचीत की जो स्कूल के संचालक थे कि अगर डोनेशन हो, अगर फीस माफ हो सके तो। उन्होंने बोला आपको क्या जरूरत है फीस माफ की, आपको कार मेंटेन करते हैं आप तो। अब उनको कौन समझाए कि जो कार मेंटेन करता था वो सिचुएशन, वो कंडीशन अब नहीं रही। फ्रेंड्स, उस कंडीशन में बच्चों का दूसरी स्कूलों में दाखिला कराया, एक एक ड्रेस में उनकी पूरी पूरी साल निकलती थी। किताबें कोशिश ये करता था कि किसी से पिछले साल की किताबें हैं वो यूज करके इस साल में उसका काम चला लिया जाए। मेले तमाशे होते थे ना, बच्चों को लेके जाने में कतराता था मैं। और एक बात बताऊं आपको, एक बाप के लिए सबसे विकट परिस्थिति क्या होती है, जब उसके बच्चे कोई चीज मांगे और जब उसकी पॉकेट खाली हो। वो एक बाप के लिए सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है। ऐसा ही हुआ ऐसा हुआ, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं आ रही। हमेशा माइंड में एक चीज रहती थी कि हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। बार बार एक बात कहता था, कल विजय जी ने एक बहुत बात कही थी शानदार, कि वक्त तू मुझे इतना भी ना सता, एक ना एक दिन मैं तुझे बदल ही दूंगा। ये जोश मन में रखा, ये जज्बा दिल में रखा। और फिर हमने 4 पार्टनर हम मिले, मैं, राम सिंह जी, नरेश पाल जी, राम किशन जी, हम लोगों ने मिलके एक ट्रेवल डेस्टिनेशन को इजाद किया। ट्रेवल डेस्टिनेशन हमने कंपनी बनाई क्योंकि हमारे पास उस वक्त गाड़ियां थी। गाड़ियां हमारे पास, मेरे पास भी थी, राम किशन जी, राम सिंह जी, नरेश पाल जी, हम चारों लोगों के पास गाड़ियां थी। तो हमने डिसीजन किया कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हमें पैसा ना लगाना पड़े। हमने एक ट्रेवल डेस्टिनेशन को बनाया। ट्रेवल डेस्टिनेशन को बना के हमने गाड़ियों को रेंट पर भेजना शुरू किया। धीरे 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 हमने और गाड़ियों को हमारे साथ लिया क्योंकि हमारी 4 गाड़ियां थी। 4 गाड़ियां जब हमारी साथ में जाने लगी तो कुछ और लोगों की रिक्वायरमेंट आने लगी, क्योंकि उस वक्त हमने किसी भी काम को किया तो हमने कभी भी फॉर्मेलिटी उस काम में नहीं की। हमने उस काम को बिल्कुल शिद्दत से किया, जी जान लगा के किया। ट्रेवल डेस्टिनेशन को हमने 3 साल रन किया। लोगों के एक एक दुकान तक, एक एक घरों तक हमने पहुंच के हमारी ट्रेवल डेस्टिनेशन को प्रमोट किया। और 3 साल के पीरियड में ये कंडीशन थी कि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल तक के कस्टमर भी थे। विदेशों से लोग आते थे, वो भी ट्रेवल डेस्टिनेशन कॉल करते थे, गाड़ियां हायर करते थे। उस पीरियड में गाड़ियां खुद ने भी ड्राइव की, खुद गाड़ी का ड्राइवर बन के गए, खुद गाड़ी लेके गए, लोगों को बैठा के। अब जहां से कोई आ जाता, मान लो कभी ड्राइवर नहीं मिलता, कोई कार नहीं मिलती, तो हम लोग खुद जाते थे। और जब वो लोग हमें देखते तो वो पूछते थे कि आप गाड़ी के ड्राइवर तो नहीं लग रहे हो। बिल्कुल। मैंने कहा गाड़ी का ड्राइवर हूँ आज तो मैं, क्योंकि ट्रेवल डेस्टिनेशन हमारा है, तो उसमें अगर मुझे गाड़ी भी ड्राइव करनी पड़ी तो कोई बात नहीं। हमने गाड़ी भी ड्राइव की, हमने ड्राइविंग भी की। 3 साल तक लोगों को यहाँ से वहां, वहां से यहाँ हम लोगों को लेके जाते थे, उनको ट्रेवल करवाते थे। इस पीरियड में बहुत सारी कंपनियां हमारे पास आई, लेकिन हमने किसी को बैठने नहीं दिया। मैं जोर से हाथ जोड़ता, कभी राम सिंह जी लेके आते, कभी कौन लेके आता, कभी राम किशन जी लेके आते। एक ही बात दिमाग में रख ली थी कि हमें किसी भी कंपनी में अब काम नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज से आती मैं उनको देख के, क्योंकि उन 8-9 सालों का, 10 सालों का जो एक्सपीरियंस था वो इतना बढ़िया हो चुका था कि आदमी की सूरत देख के पता चल जाती थी कि ये आदमी प्रॉपर है या डिफॉल्ट है। तो वो चीजें जब माइंड में सेट हुई, बहुत सारी चीजें हमने सीखी है। मैं कभी भी उस सिस्टम को, मैंने आज तक कभी कुछ गलत नहीं कहा। मैंने मेरी उस कंपनी को कभी भी गलत नहीं कहा कि उसकी वजह से ना, ये उसकी वजह से नहीं हुआ, ये ऊपर वाले की वजह से हुआ। क्योंकि ऊपर वाला हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म, हमें एक ऐसा सिस्टम देना चाह रहा था जो हमारी लाइफ के लिए बहुत बड़ा हो, और उसके लिए उसको उन चीजों को खत्म करना था जो हमारे आने वाले टाइम में बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस क्रिएट करने वाली थी। तो उसने वो किया जो हमारे लिए अच्छा था। हमें लगा कि ये ऊपर वाले ने गलत किया, लेकिन मैंने फिर भी कभी भी किसी चीज को उसका मैंने शिकायत नहीं की, न मैंने कंपनी की शिकायत की कभी,
न मैंने अपने अपलाइन को कभी गलत कहा, क्योंकि जो भी कुछ होता है मैं हमेशा एक मानता हूँ, ऊपर वाले पे मैं बड़ा बिलीव करता हूँ, बहुत बिलीव करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ दिल से। और मेरा मानना है कि ऊपर वाला जो भी करता है ना, वो हमेशा भले के लिए करता है। हो सकता है वो कुछ समय के लिए हमें बुरा लगे, लेकिन वो अंततः होता हमारे भले के लिए है। मैं हमेशा ट्रस्ट करता रहा, बिलीव करता रहा। एक दिन 2016 में जब सारी चीजों से, और 2003 जो जो पीरियड था, जो 3 साल का ट्रेवल वाला पीरियड था, उस पीरियड में मैंने होलसेल का बिजनेस भी करके देखा। अचार का मैंने होलसेल का काम करके देखा। मेरे एक दोस्त हैं श्रीकांत जी गाड़िया, उन्होंने मुझे एक एजेंसी दिलवाई अचार की, क्योंकि मेरे पास उस वक्त कोई पैसा नहीं था। उन्होंने बोला कि टेंशन मत करो, आप तो सामान उठाओ, माल को बेचो और पैसा आए तब चुका देना। मैं थैंक्स करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनका भी हमेशा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में उन लोगों ने हमें कोऑपरेट किया। मैंने उस काम को किया, अचार के काम को किया। अचार का काम जब मैं होलसेल करता था तो मैंने वहां से एक बात सीखी कि पैसा होलसेलर का, मजे दुकानदार लेता है। अब जितना पैसा वहां पे माल आया हमने रिटेल में दिया, रिटेलर्स ने बेच दिया, उसके लिए हम पैसे की उगाई करते, वो आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, ऐसे वो करते चले गए, करते चले जाते। वहां पे भी एक चीज समझ में आई कि कभी भी होलसेल का बिजनेस करने से अपने को बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि अपने पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं है कि उतनी बड़ी पूंजी लगा के हम व्यापार करें और बिजनेस को रोटेट कर लें। मन में कुछ चीज थी, एक बात और समझ में आ गई थी उस वक्त एक बात ये समझ में आ गई थी कि इस दुनिया में सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे सपने पूरे कर सकता है। कोई भी बिजनेस हमारे सपनों को पूरा करने की गारंटी नहीं देता। और कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते हो वैसा ऊपर वाला आपके लिए रास्ते तैयार करता है। 2016 में अरुण राम सिंह सर, हमारे वीरू सर और अरुण सर को साथ में लेके आए। उन्होंने मुझे बोला मोदी केयर के बारे में। मैंने जब उन्होंने मोदी केयर के बारे में बोला तो मैंने उनसे छूटते ही एक सवाल किया कि मैंने कहा मोदी केयर आज भी चल रही है? उन्होंने बोला कि क्या आप मोदी केयर को जानते हो? मैंने बोला जी बिल्कुल, मैं मोदी केयर को जानता हूँ, और आज से नहीं जानता, मैं 1996 से मोदी केयर को जानता हूँ। उन्होंने हाथ मिलाया और बोला कि थैंक यू, आप पहले आदमी हो शेखावाटी में जो हमें ये बात कह रहा है कि मैं 1996 से मोदी केयर को जानता हूँ। बोले सर कैसे जानते हो आप? मैंने कहा सर मेरी कजन सिस्टर थी जयपुर में जिन्होंने 96 में मोदी केयर को शुरुआत किया था। उस वक्त एक किट मिलता था, ब्लैक कलर का बैग मिलता था, वो हमारे यहाँ पे ही रहती थी और वो यहाँ पे लेके आई थी उसको। कई सालों तक वो बैग हमारे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। आज मैं कई बार उनसे बात करता हूँ तो बोलता हूँ कि अगर दीदी आपने उस वक्त अगर काम को कर लिया होता ना, तो आज अपने परिवार की, अपने समाज की स्थिति कुछ और होती। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला किसी के सिर पे सेहरा रखता है, और जिसको वो चीज देता है वो उस जिसके लायक होती है, वो उसी को उस चीज के लिए अथोराइज करता है। कोई बात नहीं, उन्होंने उस चीज को नहीं किया, लेकिन मेरे माइंड में मोदी केयर नाम का एक बीज उस वक्त डल गया था कि मोदी केयर इस दुनिया में एक ऐसी चीज है कि जो अस्तित्व में है। और जब अभी 2016 में वापस से अरुण सर, वीरू सर, राम सिंह सर ने मेरे को मोदी केयर के बारे में बताया, तो मेरे को लगा कि यार इतने साल से अगर सिस्टम चल रहा है, इट मींस कहीं तो स्टेबिलिटी है। मैंने कहा सर बताइए, प्लान बताइए। उन्होंने मेरे को बोला हम प्लान नहीं बताएंगे, हम आपको पहले डेमो करके दिखाएंगे। उन्होंने मैं पहले डेमो करके दिखाया। डेमो करके दिखाया तो मुझे एक बात समझ में आई कि यार प्रोडक्ट में तो क्वालिटी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आज तक हम यूज करते आए हैं, आज तक उन प्रोडक्ट का हमने इस तरीके से डेमोस्ट्रेशन करके नहीं देखा। लेकिन ये डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं और वाकई में मार्केट के उन टॉप ब्रांड से कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं जिनकी क्वालिटी के बड़े चर्चे होते हैं, जिनका बड़ा बड़ा टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है। मैंने उन प्रोडक्ट को देखा, समझा, मुझे लगा कि वाकई में अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने कहा कि इसके बाद और बताइए कि बेनिफिट क्या है, मैं प्रोडक्ट को यूज क्यों करूं, या इस काम को हम आगे करें तो इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने हमें पूरा प्लान बताया। कुछ चीज समझ में आई, एक बात सबसे बड़ी ये समझ में आई, इस बिजनेस में 1 रुपया भी हमारा नहीं लग रहा है। और मैंने आपको अभी बोला था कि पिछले सिस्टम की वजह से माइंड में एक चीज सेट हो गई थी कि किसी का 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट वाला काम भी हो तो मत करना। कोई कहता है ना कि इसमें सिर्फ 1 रुपया ही लगता है, मत कीजिए वो काम। इस काम में मुझे समझ में आया कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 रुपए भी हमारा नहीं लग रहा है। मैंने कहा सर ठीक है, हम विचार करेंगे इसके बारे में, क्योंकि कोई भी काम हम मिलके करते थे, चारों पार्टनर, अकेले हम कोई भी काम नहीं करते थे। हमने बैठा, बातचीत की, राय ली इस चीज की, तो ये डिसीजन हुआ कि हमें इसको देखना चाहिए। संजोग से उसी वक्त एक किराया आ गया था जयपुर का। मैं और नरेश पाल जी दोनों हम उस सवारी को लेके गए जयपुर। जयपुर गए तो वहां पर मैंने राम सिंह जी को फोन किया कि मैंने कहा सर नंबर बताइए राम सिंह जी अपने अपलाइन का। तो उन्होंने वहां पे वीरू सर का नंबर दिया। मैंने वीरू सर को फोन किया तो वीरू सर उस वक्त सीकर रहते थे, तो उन्होंने मुकेश जी सर का नंबर दिया।
मुकेश जी सर को मैंने फोन किया तो उन्होंने बोला कि आप बैठिए, अब मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मुकेश जी सर 10 मिनट में आए वैशाली सर्किल, जो पहले अपना वैशाली नगर में पुराना ऑफिस था, वहां वो हमें ऑफिस लेके गए। वहां पर बैठ के उन्होंने फिर से सारे डेमोन्स्ट्रेशन किए, पूरा प्लान उन्होंने समझाया। मैंने फिर से सारी चीजें पूछी, क्योंकि बाल की खाल निकालने की आदत बन चुकी थी, और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। मैंने हर एक चीज को बारीकी से पूछा। लास्ट में मैंने एक बात कही कि सर आप कितना भी बता दीजिए अभी समझ में नहीं आएगा, अगर हम इसके साथ थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमें आगे की चीजें समझ में आएगी, क्योंकि सीढ़ियों पर जब हम चढ़ते हैं तो जितनी सीढ़ियां हम चढ़ लेते हैं उतनी दूर की चीजें दिखाई देती है। छत पे चढ़ने के बाद हमें आसपास का नजारा समझ में आ जाता है। उस दिन हमने अपनी ज्वाइनिंग करवाई। ज्वाइनिंग करवाने के बाद वहीं रात को 8:30 बज गए थे, और ऑफिस बंद होने का टाइम होता है लगभग 6 साढ़े 6 बजे, लेकिन हमारी वजह से लगभग 7:30 साढ़े 7 8 बजे तक वहां पर ऑफिस थे सभी। दीपेंद्र जी, मुझे याद है उस दिन दीपेंद्र जी थे, विक्की जी थे, जगत सर थे, मुकेश सर थे, विक्रम सर थे। इन सब लोगों ने हमें पूरा प्लान को बताया। वहीं पे हमने ज्वाइनिंग करवाई हमारी, और मैंने और नरेश पाल जी ने एक साथ ज्वाइनिंग ली। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, मेरा कोड है 1 और उनका कोड है 2। तो हमने वहां पे ज्वाइनिंग करी, हाथों हाथ परचेजिंग की, 5,000 का 4,000 का हमने प्रोडक्ट खरीदा, घर आ गए। घर पे आके हमने प्रोडक्ट दिया घर वालों को, मैंने कहा कि यूज करना। मैडम बोली कि क्या लेके आए हो ये। उन्होंने प्रोडक्ट देखा तो उसमें रेट देखी, साबुन की रेट इतनी, सर्फ की रेट इतनी, शैम्पू की रेट इतनी। तो बोला इतना महंगा सामान कहाँ से लाए हो, क्यों लाए हो। बोला अभी वैसी कंडीशन ऐसी है, आप इतना महंगा महंगा सामान लेके आए हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यूज करो। सामान यूज किया, मैंने भी यूज किया, परिवार वालों ने भी यूज किया, मैडम ने भी यूज किया, तो सामान में क्वालिटी लगी। 1 महीने तक हम सामान यूज किया और कुछ काम नहीं किया। अगले महीने क्या हुआ कि हमारे एक साथी ने एक और सिस्टम में हमें डाल दिया, जबरदस्ती डाल दिया। अब उस सिस्टम में जब हमें डाला गया तो हमने देखा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग है, वहां से हमें यही ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट ही था। लेकिन उसके जब प्रोडक्ट मैंने घर पे यूज करवाए तो घर वालों ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया कि क्या कचरा उठा के लाए, इससे अच्छा तो वही प्रोडक्ट था मोदी केयर का। माइंड में एक चीज और सेट, फिर दोबारा सेट हुई कि वाकई में अगर घर वालों ने अप्रिशिएट किया, अगर टिक मिल गई, इट मीन प्रोडक्ट में क्वालिटी है। मैंने उस दूसरे सिस्टम में थोड़ा टाइम लगाया था, महीने 2 महीने लगाए थे। और कहते हैं कि जब तक आपका माइंड सेट ना हो ना प्रॉपर तरीके से, तब तक आप किसी भी सिस्टम में काम नहीं कर सकते हैं। 2 महीने 3 महीने मुझे ज्वाइनिंग के बाद भी लगे। जुलाई में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, अगस्त सितंबर अक्टूबर महीना हमने ऐसे ही निकाल दिया था, ऐसे ही निकाल दिया। नवंबर महीने में हमारे पास दोबारा वीरू सर आए, उन्होंने दोबारा से बैठ के प्लान को किया और उन्होंने दोबारा समझाया तो फिर और बातें समझ में आई। और उन्होंने बोला कि अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, वहां पर आपको चलना है। वो हमें लेके गए इस्कॉन टेम्पल। और मैं थैंक्स करता हूँ वीरू सर का कि अगर उस दिन वो हमें अगर उस सेमिनार में नहीं लेके जाते तो हो सकता है और समय लग जाता। उस सेमिनार में हम गए तो वहां पर एक लेडीज स्टेज पे खड़ी थी और वो बोल रही थी कि मैं मोदी केयर में 20 साल से हूँ। मुझे मोदी केयर के बारे में भी 20 साल से नॉलेज था उस वक्त। तो मेरे को वो जब लेडीज खड़ी होकर बोल रही थी कि 20 साल से हूँ, तो माइंड में पिक्चर क्लियर हुई कि वाकई में इतने लंबे टाइम से अगर ये लेडीज टिक के काम करिए तो बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, बहुत जबरदस्त स्टेबिलिटी है। उसके बाद मैंने दूसरा रिजल्ट वहां पर और देखा। उन्होंने बोला कि ये मेरा 62 लाख रुपए मंथली पे आउट आ रहा है। दिमाग में घंटियां बजने लगी, माइंड में वाइब्रेशन होने लगा कि 62 लाख रुपया। साला आज तक किसी को मैंने 62 लाख रुपए कमाते नहीं देखा, किसी ने आज तक मुझे नहीं बताया कि 62 लाख रुपए कमा सकते हो। आफ्टर मीटिंग धीरू सर के पास पहुंचे, मैंने कहा सर मैडम जो बोल रही थी वो बात सही है गलत है। वो बोला कि अभी पूछ लेते हैं। उन्होंने सुरेखा मैम के साथ लास्ट में हमारा इंट्रोडक्शन करवाया और बाद में बोला मैडम एक सवाल है छोटा सा, कि ये पूछ रहे हैं कि क्या 62 लाख रुपए का पे आउट आता है। मैडम ने बोला बिल्कुल आता है। और उन्होंने अपना मोबाइल खोल के दिखाया, अपने बैंक का मैसेज दिखाया कि ये बैंक अकाउंट में मैसेज आते हैं। बिलीव हुआ कि वाकई में वो जो बोल रही है वो बात फैक्ट है। मैंने बहुत सारी और कंपनियां भी देखी थी जहां पे लोग होता कुछ है और बोलते कुछ थे। उस दिन डिसाइड किया कि अब अपने को मोदी केयर को प्रॉपर वे में करना है। वहां से वापस आए, मैंने पूछा वीरू सर से, सर बताओ कैसे करना है अपने को। उन्होंने बोला लिस्ट बनाओ, अपने सपनों की लिस्ट बनाओ। मैंने सपनों की लिस्ट बोला, मैंने कहा सपने बहुत है सर मेरे, बहुत सपने बहुत बड़े। बोला आपने लिखा कहीं, मैंने कहा जी नहीं लिखा। तो बोला यही कारण है कि आपका सपना, आपने सपने बनाए लेकिन वो ड्रीम पूरे नहीं हुए क्योंकि आपने कभी लिखा नहीं। मेरे बात समझ में आई, मैंने सपनों को लिखा। उसके बाद उन्होंने बोला कि अपने अपने लोगों की लिस्ट बनाओ। मैंने अपने लोगों की लिस्ट बनाई और फिर वहां से शुरू होते हैं और चैलेंजेस। क्योंकि जब मैंने अपने लोगों की लिस्ट बनाई तो उस पिछले सिस्टम में हमने हमारे किसी भी आदमी को, किसी भी बंदे को नहीं छोड़ा था जिसका हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया था।
अब बात ये आती है कि अगर हम बात करें, हम तो किससे बात करें, किसके पास जाएं, किसको हम समझाएं। वहां हमने लिस्ट बनाई फिर से, और लिस्ट बना के हमने कुछ ऐसे लोगों को प्लान किया। पहली बार तो हमने प्लान किया, हमने अपने चारों पार्टनर ने हमने मिलकर प्लान किया और डिसाइड किया कि अब अपने को करना है। फिर हमने लिस्टिंग करना शुरू की और ऐसे लोगों से हमने बातचीत करना शुरू किया जो उस वक्त हमारे उस सिस्टम में हमारे साथ नहीं थे। धीरे 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 चैलेंज दूसरा क्या आया, कुछ नहीं था, पॉकेट खाली थी, क्योंकि 3 साल में ट्रेवल डेस्टिनेशन में हमने जो किया उससे गाड़ियों की किस्तें भरी, सर्विसेज होती रही, घर में 1 रुपया भी नहीं लेके आए। हमने जो ऑफिस खोला था, हमने जो सिस्टम के एडवर्टाइजमेंट वगैरह का काम किया था, वो सारा का सारा पैसा उसमें लग गया। हमारा खर्चा चल जाता था, हमारी 3 साल गाड़ियों की किस्तें प्रॉपर चलती रही, दैट्स ऑल। घर में 1 रुपया भी नहीं लेके आए, पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं था, खाली थी पॉकेट। अब बात ये आती है कि हम काम कैसे करें, करने के लिए कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि आपको करना है, माइंड सेट कर लो कि आपको करना है, कंडीशन कैसी भी हो। हमने जैसा भी हुआ हमने काम को करना शुरू किया, लोगों के पास जाने लगे, लोगों ने कमेंट करने शुरू किए। उसके बाद जब हम बाहर निकलते थे, मैं मेरी बताता हूँ, जब बाहर निकलता था तो मेरा घर मार्केट से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, और जहां से टेम्पो मिलता है, कोई साधन मिलता है, वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। जब मैं निकलता था मेरा डेमो किट लेके, डेमो किट मैंने तैयार कर लिया था, डेमो किट जब लेके निकलता था पैदल, लोगों की कानों में बात सुनती थी कि बड़ा गाड़ी वाला बन रहा था, आ गया सड़क पे, कल तो बड़े शीशे बंद करके एसी में घूमता था, आ गया सड़क पे। यहाँ चुपती थी बातें, यहाँ पे लगती थी सीधे। देखो किस तरीके से लोग खाल उतार लेते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में अगर बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं किए, आपने अगर लोगों को प्रूव करके नहीं दिखाया, तो लोग आपकी खाल खींच लेते हैं। मैंने कभी भी उनको पलट के जवाब नहीं दिया, कभी मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया अपने शब्दों से, क्योंकि मुझे कहा गया था कि शब्दों से, डोंट रिप्लाई टू वर्ड, रिप्लाई विद योर वर्क। कभी भी शब्दों से जवाब मत दो, अपने काम से जवाब दो, उनको करके दिखाओ। मन में यही ठाना था, दिल में यही ठाना था। जब वो बोलते थे, जब वो कानों में मेरी बात पड़ती थी ना, तो मैं एक ही बात सोचता था कि आज आप जितना भी बोल लो, एक दिन मैं प्रूव करके दिखाऊंगा और उससे बड़ा अचीवमेंट करके दिखाऊंगा। करता गया। जब वो बातें चल, मैं जब रास्ते पे जाता था, मैं इधर उधर कहीं भी ध्यान नहीं देता था। मेरे माइंड में होती थी कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ उससे मुझे क्या बात करनी है, उसको मुझे क्या समझाना है, किस तरीके से कन्विंस करना है, कैसे डेमो करना है, कैसे प्लान करना है। मेरे माइंड में सिर्फ वो चीजें चलती रहती थी। धीरे 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 हमने लोगों से मिलना शुरू किया, हमने काम को बढ़ाना शुरू किया। अब सेमिनार्स वगैरह अटेंड होने शुरू किए। अब वहां पे क्या हुआ कि हमें ये कहा गया कि जब उसके बाद हम लोगों से मिलते जाते थे, बहुत सारे ताने सुने हैं। आज वो चीजें जब याद करते हैं ना तो बड़ा फील होता है, लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे उस कंडीशन में पिन चुभो चुभो के मुझे ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया। अगर वो पिन नहीं चुभी होती ना, तो हो सकता है मेरे मन में कहीं ना कहीं ये हो जाता कि ठीक है यार कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे जितनी पिन चुभाई, उन्होंने मुझे जितना पंच किया, उतना ही मेरे अंदर आग पैदा हुई और उतना ही ज्यादा मैं ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेरे दिल में, मेरे दिमाग में पक्का प्रण कर चुका था। एक ऐसे ही सेशन में हम वापस दिल्ली गए थे, तरुण बजाज सर से मुलाकात करवाई वीरू सर ने हमारी। वहां तरुण बजाज सर को बोला कि सर, मिस्टर मनोज कुमार ठटेरा। तरुण सर ने कंधे पे हाथ रखा और बोला कि मनोज मलिक सर को कि एक और मनोज मिल गया। इतनी एक और मनोज मिल गया, क्योंकि मनोज मलिक सर को मैं पहले सुन चुका था। तो उस वक्त मेरे को अंदर अंदर ही अंदर ये बात मेरे अंदर हुई कि अगर इन्होंने ये बात बोली है, इट मीन्स मनोज यू कैन डू वेरी वेल, यू कैन डू एवरीथिंग। मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ और हम अब दिमाग में हमने एक प्रण कर लिया था कि अब हमें करना ही करना है, अब हमें इसको करके दिखाना है। हमने वापस शिद्दत के साथ इस बिजनेस को करना शुरू किया, वापस हम लोगों से मिलना शुरू किए। धीरे 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 हमारे अचीवमेंट्स आने शुरू हुए, क्योंकि मैंने काम कर दिए थे। मैंने किसी और सिस्टम में जाके मैंने कुछ और काम करके वो सिस्टम मैंने टाइम खराब कर दिया था। उस टाइम पे राम सिंह सर एक अच्छा लेवल ले चुके थे, वो सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पहुंच चुके थे। तब समझ में आई कि यार अगर ये लोग काम कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा बिजनेस है, और फिर सारी चीजें समझ भी ली थी। वहां हमने ये प्रण कर लिया था कि अब अपने को मोदी केयर सिस्टम से और तरीके से करना है। मनोज मलिक सर ने हमें समझाया 4 का 1। बोला कि आपको महीने में 4 मीटिंग करनी है, 2 ट्रेनिंग करनी है और 1 सेमिनार करनी है। अब वो चीजें हमारे पास कोई साधन नहीं था उस वक्त, लेकिन फिर भी हमने मिलके एक ऑफिस लिया। हमने एक ऑफिस लिया, लाइफ ओके, एक होलसेल वो कपड़े का शोरूम था
जिसके ऊपर एक हॉल खाली था, हमने वो लिया। हमने वहां पर ट्रेनिंग शुरू करना मीटिंग करना शुरू किया। पहली मीटिंग में हमारे 5 लोग थे, 3 हम पार्टनर थे और 2 हमारे नए बंदे थे। दूसरी मीटिंग में 2 बंदे एक्स्ट्रा और आए, लेकिन हमने वो संडे का संडे शेड्यूल रेगुलर जारी रखा। हम लगातार मीटिंग करते रहे। धीरे 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 लोग हमसे जुड़ते चले गए, हमारा काम बढ़ता चला गया। और जब थोड़ा सा पैसा आने लग गया ना, तो लोगों को भी बिलीव होने लग गया। एक कंडीशन ऐसी आई, वहां हमारा ऑफिस छोटा पड़ने लग गया। वो जो लाइव ओके सेंटर हमने खोला था, ट्रेनिंग सेंटर हमने खोला था, वो इतना फुल हो जाता था कि वहां पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। वहां पर इतना सफोकेशन हो जाता था कि सब लोग बैठे बैठे इतने पसीने से तरबतर हो जाते थे, लेकिन कोई भी बंदा उठकर जाने की नहीं सोचता था, क्योंकि जो मोटिवेशन, जो एनर्जी, जो पावर वहां से अपने को मिलती थी, वो इतनी शानदार थी। और उस पावर की बदौलत झुंझुनू में इतना जबरदस्त, और झुंझुनू नहीं मैं बोलता हूँ, जिसके बाद सब जगह सीकर, रतनगढ़, सरदार शहर, तारानगर, चूरू, सब जगह इतना शानदार बिजनेस बिल्ड होना शुरू हुआ कि अचीवमेंट्स की झड़ी लग गई। हम करते गए, जुड़ते गए, आगे बढ़ते गए, हमारे साथ बहुत अच्छी टीम बिल्ड होती चली गई। और आज की कंडीशन में बताता हूं आपको कि आज प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल में अचीव कर चुका हूं। महीने का 1.25 लाख से प्लस मेरी मंथली इनकम है। मोदी केयर से मैंने पहली बार जो अपना ड्रीम व्हीकल फंड होता है, उससे मैंने मोटरसाइकिल ली। क्योंकि जब मैंने मोदी केयर शुरू किया था तो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, पैदल आता था। मैं घर से पैदल चल के आता था, फिर कोई टेम्पो पकड़ता था। अगर कोई बंदा मिल जाता तो लिफ्ट मांगने में मुझे शर्म आती थी, संकोच करता था कि मैं उससे कैसे बोलूं। मैं लिफ्ट भी नहीं मांगता था, मैं मेरा चुपचाप सीधा सीधा चलते जाता था। और 1 साल 1.5 साल बाद मैंने मोटरसाइकिल ली व्हीकल फंड से। कार फंड के लिए होता है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया मिस्टर से कि सर मेरे पास साधन नहीं है और मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ठीक है, आप मोटरसाइकिल ले लो। मैंने मेरे व्हीकल फंड से मोटरसाइकिल ली। 1.5 साल पूरा होने पर मैंने मोटरसाइकिल ली। और फ्रेंड्स, उसके ठीक 6 महीने बाद मैंने 22 जनवरी 2019 को जब मैंने काम शुरू किया, मैं तब से बता रहा हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग तो अब जुलाई में हो चुकी थी, लेकिन मैंने दिसंबर महीने से काम शुरू किया। और उसके ठीक 21 महीने बाद 22 जनवरी 2019 को मैंने मोदी केयर कार फंड से क्रेटा भी ले ली। और फ्रेंड्स, मैं इसके लिए थैंक्स करना चाहूंगा मेरे सभी अप्लायंस का, मेरी पूरी टीम का, मेरे भगवान का, मेरे बाबा श्याम का, और पूरे सिस्टम का, पूरे मैनेजमेंट का, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से मैंने वो चीज अचीव की। और जब वो चीज अचीव की, तो मैं जब भी उन लोगों के आगे से निकलता, मैं उनकी तरफ देख के उनको थैंक्स करता। मैं बोलता नहीं, लेकिन मन में होता कि थैंक यू। कल आप लोगों ने मुझे जो पिंच किया ना, उसकी बदौलत आज मैं अचीवमेंट कर पाया हूँ। और कहते हैं ना कि जब धीरे धीरे सिस्टम सही होते हैं, तो सारी चीजें अपने आप अपने तरीके से बदलने लग जाती है, बहुत अपने आप बदलने लग जाती है। फ्रेंड्स, उसके बाद आज अगर मैं बात करूं तो मेरी टीम में 8 गाड़ियां आ चुकी हैं। मेरी टीम में 1-1 लाख रुपए मंथली इनकम लेने वाले 4 लोग हैं, जो आज मंथली 1 लाख से प्लस की इनकम ले रहे हैं। इसके अलावा मेरी टीम में क्राउन डायमंड डायरेक्टर, और कहते हैं ना कि जब टीम आपसे आगे बढ़ती है ना, तब पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है मेरी टीम पे कि आज मेरी टीम में मंजू जी कस्वा है, जिन्होंने अपना क्राउन डायमंड डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया है मुझसे भी पहले। और कहते हैं कि सही लीडर वही होता है जो अपने अप्लायंस से ज्यादा छलांग लगाता है। थैंक यू। मेरी टीम में आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, इसके साथ मेरी टीम में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर भी 2 बंदे हैं, नरेश पाल जी, संदीप जी गुप्ता। इसके अलावा प्लेटिनम डायरेक्टर्स हैं, एसीडीज बहुत सारे हैं, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर बहुत सारे हैं। आज इस मोदी केयर सिस्टम की बदौलत 24 स्टेट में बिजनेस बिल्ड कर रहा है, और लगभग 20-22 हजार लोगों की टीम आज मेरे पास है। इसके लिए मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ, पूरे अपलाइन का थैंक्स करता हूँ। फ्रेंड्स, इसके अलावा फॉरेन ट्रिप जो मिलता है, लोग कहते थे कि कोई विदेश नहीं घुमाते, लेकिन फॉरेन ट्रिप में 5 लोगों के साथ दुबई, 5 लोगों को दुबई ट्रिप मिला। मेरी टीम के 5 लोग दुबई जाके आए, और 10 लोगों के साथ मैं बैंकॉक पटाया ट्रिप पे गया। पहली बार मेरी लाइफ में मैं जिंदगी में कभी विदेश गया। मेरे पूरे परिवार में, मेरे खानदान में आज तक कोई विदेश ट्रिप करके नहीं आया। मैं पहला वो शख्स हूँ जो मेरे परिवार में विदेश यात्रा करके आया है, थैंक्स टू मोदी केयर। 51 लोगों के साथ मैंने गोवा ट्रिप पिन किया, 51 लोगों के साथ गोवा हम गए थे। और आज सब ऊपर वाले की कृपा है, उसका आशीर्वाद है, बहुत शानदार बिजनेस हो रहा है। आज एक पहचान बनी है। मैंने आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कभी भी मैंने कुछ काम किया, कभी भी मैंने उस काम में फॉर्मेलिटी नहीं की। जब मैं गन्ने के जूस की मशीन पे था, तो लोग ये जानते थे कि सबसे बेस्ट क्वालिटी कहाँ मिलेगी, झुंझुनू मनोज की दुकान पे, गांधी चौक पे। वहां पे लोग भीड़ लगती थी उस वक्त जब मैं गन्ने की जूस निकालता था, और वो चीज आज भी जारी है।
वो गन्ने की जूस की मशीन आज भी हमारी चलती है। मेरे पापा जी, मेरे भाई आज उस गन्ने की मशीन को चलाते हैं। आज भी वो जो चीज डेवलप की थी वो आज भी हमारी चल रही है। उसके बाद जब मैं एमआर आया तो लोग मुझे जानते थे कि एमआर, मनोज कुमार ठटेरा कौन, एमआर। उसके बाद जब मैंने उस फाइनेंशियल मार्केट में मैंने काम करना शुरू किया तो लोग मुझे उसके नाम से पहचानने लगे थे, उसके नाम से एक बहुत बड़ी पहचान बनी। और आज मोदी केयर में मैं फिर थैंक्स करता हूँ, बराबर निरंतर कृतज्ञ रहता हूं मैं हमेशा कि आज जिस भी सिस्टम में हमने काम किया उस सिस्टम ने एक पहचान बनाई कि लोग उस सिस्टम के नाम से हमें जानते हैं और हमारे नाम से उस सिस्टम को जानते हैं। आज बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं हर जगह, सभी जगह बहुत अच्छे रिलेशंस बिल्ड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बहुत सारा प्यार करते हैं, इतना सारा मान सम्मान मिलता है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग फॉर गॉड, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। फ्रेंड्स, फ्यूचर मैंने बताया मेरे आपको मेरा कल कि मेरा कल कितने चैलेंजेस से भरा हुआ था, लेकिन चैलेंजेस कभी भी आदमी को दबाने नहीं आता, चैलेंज हमेशा आदमी को ऊपर उठाने के लिए आता है। और उन चैलेंजेस से घबरा के जो आदमी डर के बैठ जाता है वो अपनी जिंदगी में कभी ऊपर नहीं उठ पाता, लेकिन उन चैलेंजेस को जो फेस करता है, उनसे जो फाइट करता है, वही असली सूरमा, असली वीर, असली लीडर कहलाता है। और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो। इसके बाद हम अगर आगे की बात करें तो फ्रेंड्स, मेरे गोल, मेरे विजन बहुत बड़े हैं और मेरे सारे अपलाइंस को पता है कि उन्होंने मेरी सोच को इतना बड़ा कर दिया है। और थैंक्स टू गॉड कि आज मेरे हर सपना, मेरा ड्रीम पूरा होता जा रहा है। 2020 में जीबीडी टाइटल में ले रहा हूं और 11 लाख के चेक के साथ ले रहा हूं। इसके साथ मैं सिर्फ मैं जीबीडी बन रहा हूं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मेरी टीम में 5 लोग मेरे साथ जीबीडी बन के आ रहे हैं और 11 लाख रुपए की चेक के साथ बन के आ रहे हैं। इसके अलावा इस साल मेरी टीम में 36 प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर निकल के आ रहे हैं, 101 लोग कार फंड अचीवर होंगे और 2021 में मेरी टीम में 21 कारें आएंगी नई। 2021 की बात कर रहा हूँ क्योंकि 2020 जैसा जा रहा है अपने को इस साल इसको जैसा भी हो उसको अपने को निकालना है, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन अभी हमारे साथ है, हम लॉकडाउन पीरियड में है। मे भी ये कंडीशन बहुत जल्दी ठीक हो जाए, हो सकता है इसमें कुछ टाइम लगे, लेकिन जैसा भी है हमें हमेशा डट के रहना है, हमें खड़े रहना है और हर चैलेंज का डट के मुकाबला करके उसको हराना है। 2021 का मेरा गोल है 21 लाख रुपए पर मंथ का, 2022 का मेरा गोल है 51 लाख पर मंथ का और 2023 का मेरा गोल है 2 करोड़ पर मंथ का। और फ्रेंड्स, ये सारी चीजें भगवान की कृपा से, अपलाइन के आशीर्वाद से पूरी हो रही है और बाकायदा इन सारी जो मेरा मिशन 2 करोड़ है उसका बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार है, पूरा रिटर्न में लिखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग मेरा 2019 उसके अकॉर्डिंग जा चुका है। 2020 मेरा उसी के अकॉर्डिंग निकल रहा है और ये मुझे पूरा बिलीव है कि 2023 जब आएगा वो मुझे 2 करोड़ पर मंथ देके जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा फ्यूचर, मेरे विजन, मेरे गोल। और मैं आने वाले टाइम में मैं बिलीव करता हूँ, आज भी बिलीव करता हूँ कि मेरी टीम आज इंडिया में सबसे टॉप टीम है। मेरी टीम, मेरे लोग बहुत प्यारे हैं और सबसे शानदार टीम अपनी टीम है पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में भी। हमारी टीम जो होगी वो पूरे 1 नंबर की टीम होगी, इतना मुझे बिलीव और इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। ये मेरा था कल, आज और कल। फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं आपसे एक बात कहूंगा, हमेशा कृतज्ञ रहिए, हमेशा कृतज्ञ रहिए। मैं हमेशा कृतज्ञ हूँ मेरे परिवार का, जिन्होंने हर कंडीशन में, हर विकट परिस्थिति में मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मुझे थाम के रखा। कभी भी मुझे किसी भी चीज के लिए इस तरीके से फील नहीं होने दिया कि ऐसी कोई कंडीशन है। मेरे बच्चे किसी भी कंडीशन में, मैं बोलता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे किस्मत वाला बाप हूँ जो मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिले। हर स्थिति को समझते हैं, हर परिस्थिति को समझते हैं। अगर कभी कोई ऐसी लगता है ना कि उनको कि इस वक्त कुछ क्रिटिकल कंडीशन है, तो वो अपनी जो इच्छाएं होती है ना उनको भी दबा लेते हैं, महसूस नहीं होने देते। थैंक यू, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स माय फैमिली, मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के लोग, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हर एक का थैंक यू। मेरे उन सारे दोस्तों का थैंक यू जिन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। मेरे हर उन वेल विशर्स का थैंक यू जिन्होंने मुझे समय समय पर पॉइंट किया, मुझे पंच किया। अगर वो नहीं होते तो हो सकता है आज मेरा इतना बड़ा गोल नहीं बनता। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, हमेशा मैं थैंक यू करता हूं उनका। और मैं अब जाते जाते लास्ट में आपको एक बात कहना चाहूंगा, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, देन यू गेट पॉजिटिव। अगर आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे तो आपको सकारात्मकता मिलेगी। सुरेखा मैम कहती है कि बिना शर्त सकारात्मक रहना है, बिना शर्त सकारात्मक रहना है, जो चाहते हो सिर्फ वही कहना है। कि आपको सकारात्मक पॉजिटिव रहने के लिए
किसी चीज के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि आप क्यों सकारात्मक, क्यों पॉजिटिव होना चाहते हो। बिना शर्त सकारात्मक रहना है। जो चाहते हो सिर्फ वही कहना है। आपकी इच्छा, आप जो चाहते हो, आप अगर सक्सेस चाहते हो, आप अगर सफलता चाहते हो, तो आपको उनकी बात करनी है। आप अगर किसी भी कंडीशन में अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो, तो आपको सिर्फ उसकी बात करनी है, वो चीज आपके पास आएगी। लेकिन अगर आपने बात की दूसरी चीजों की, तो वो चीजें भी आपके पास आएगी। इसलिए बिना शर्त सकारात्मक रहना है। जो चाहते हो सिर्फ वो कहना है। सब कुछ पा सकते हो आप इस ब्रह्मांड से, सब कुछ है इस ब्रह्मांड में, वो आपके हाथ है। और सफलता सिर्फ अंदर की बात है। ये सफलता ना बाहर नहीं है। वीरू सर एक बात कहते हैं कि जो आपके अंदर है वही बाहर है। आप जो सोचते हो कि अंदर से आप जो चीज सोच रहे हो ना, वही चीज आपको बाहर मिल रही है। आप अगर अंदर से सोचते हो कि आई एम द बेस्ट, तो आपको बाहर बेस्ट मिलेगा। आप अगर अंदर से अपने आप को सेल्फ डाउट करते हो, तो बाहर भी आपको सेल्फ डाउट मिलेगा। आप अंदर से अपने आप को ग्रेटेस्ट समझते हो, यूनिक समझते हो, तो वही चीज आपको भी यहाँ पर मिलेगी। थैंक यू। पावर ऑफ माइंड को यूज कीजिए। अपने पावर ऑफ माइंड को, माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज कीजिए। फ्रेंड्स एक कहानी मेरे को याद आ गई, बताना चाहूंगा मैं भी। एक बार अकबर और बीरबल, बीरबल बहुत इंटेलिजेंट इंसान था, बहुत इंटेलिजेंट इंसान था, और वाकई में वो नवरत्न कहलाने के लायक था। एक बार अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे सुबह सुबह के टाइम पे, और उनको कौवे उड़ते दिखे। तो महाराज के मन में, राजा के मन में एक बात आई, खुराफात सूची, क्योंकि वो हमेशा बीरबल का टेस्ट लिया करते थे। उन्होंने तुरंत पूछा कि अकबर अपने राज्य में कितने कौवे हैं? उन्होंने बताया सर 49,347 कौवे हैं। महाराज अवाक रह गए कि ये अचानक 1 मिनट में उसने कैसे बताया। उन्होंने बोला बिल्कुल महाराज इतने ही कौवे हैं। बोला अगर बीरबल अगर गिनती हुई और इससे ज्यादा निकले तो? बोला महाराज हो सकता है अपने यहाँ के कौवे कहीं घूमने दूसरे राज्य में चले गए हो, और हो सकता है दूसरे राज्य के कौवे अपने राज्य में हो सकते हो। अगर ज्यादा निकले तो हो सकता है कि दूसरे राज्य के कौवे अपने राज्य में घूमने आ गए हो, और अगर कम हुए तो हो सकता है अपने अपने राज्य के कौवे दूसरे राज्य में चले गए हो। दाद दिया, सैल्यूट किया उसने बीरबल को। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप किस कंडीशन में है, आपको अपने माइंड की प्रेजेंसी हमेशा एक्टिव रखनी है। क्योंकि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखता है, उसी का पावर ऑफ माइंड काम करता है, उसी का पावर ऑफ माइंड एक्टिव होता है। हमें हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। उसी के साथ पावर ऑफ माइंड एक्टिव होगा तो आपके पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स निकलेंगे। जैसी आपकी सोच होगी वैसे आपके वर्ड निकलेंगे। जैसे आपकी समझ होगी उस तरीके से आप बोलेंगे, और जैसा आप बोलोगे वैसा आप पाओगे। दैट्स इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। बहुत अच्छे से समझाया हुआ वीरू ने बार बार में इस चीज को, और मैं हमेशा कृतज्ञ हूँ, हमेशा धन्यवाद करता हूँ कि हमारे को इतने शानदार लीडर मिले हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत शानदार, जबरदस्त। आपने जो आपकी स्टोरी रही और जो आपने यहाँ पे फेस किया, चैलेंज फेस किए, और आज जिस सफलता के सीढ़ी पर आप हो, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। बिल्कुल आप ग्रेट हो, जबरदस्त हो। मनोज भाई साहब शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यू आर अ ग्रेट 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 मेंटर, ग्रेट लीडर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपकी कहानी सभी लोगों को समझ में आई है, और मेरे ख्याल से इससे बेहतर तरीके से क्या बताया जा सकता है कि बिल्कुल जीरो लेवल से एक आदमी स्टार्ट होके आज हीरो बना है। तो सभी हमारे लोग अच्छे से समझे हैं और बहुत आगे तक जाने वाले हैं सारे लोग जो इस कहानी को जो भी सुन पा रहे हैं या भविष्य में जो भी सुनेंगे। थैंक यू आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच। आपका दिल से धन्यवाद भाई। आपको सुन करके ऐसा लगा कि यार रियल में स्ट्रगल तो खूब है, जीवन में स्ट्रगल खूब है, और जीवन का नाम ही संघर्ष है, और संघर्ष के बिना शायद जीवन नहीं है। और आपको सुन करके ऐसा लगा कि आपने काफी चैलेंज को फेस किया है। आपने कितने लेकिन इतना हंस कैसे लेते हो मनोज जी? मैं आपसे जानना चाहूंगा यार। आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इतने चैलेंज फेस करते हो, फिर भी इतने आसानी से आप हंसते मुस्कुराते इस बिजनेस को प्लस कर रहे हो। आपने कभी भी एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे सामने इतने चैलेंज आ रहे हैं, अब मैंने इन चैलेंज को फेस किया कभी? तो इसका राज क्या, थोड़ा राज अगर आप बता दें साथ में तो और अच्छा रह जाएगा। थैंक यू जी मनोज जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं जी सुनता हूँ। थैंक यू। इसका राज ये है कि मैं अपने बच्चों को देखता हूँ हमेशा, और मैं उनको देख के हमेशा ये सोचता हूँ कि कभी भी
जो दिल में जो बातें है ना, वो कभी बच्चों की इस तरीके से माइंड में ना आए कि इस तरीके से अभी कभी इतना कुछ हमने फेल किया है, हमने फेस किया है। थैंक यू। मैं फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको एक और लास्ट बात बोलना चाहूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो चीज आप सोचते हो ना, वो चीज सच होती है। आप अगर सफलता के बारे में सोचते हो तो ऊपर वाला ब्रह्मांड आपके लिए वो सारी चीजें क्रिएट कर देता है। आपका ये जो माइंड है, ये माइंड आपका अलादीन का चिराग है। इसको आप जितना रगड़ेंगे, जितना आप इसको घिसेंगे, वो जो ब्रह्मांड है वो जिन्न है, वो आपकी हर एक बात के लिए कहता है कि आपकी हर आज्ञा, हर बात, हर सोच, हर इच्छा, हर चाहत मेरे लिए हुक्म है। तो आप हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कीजिए। चैलेंजेस किसी को रोकने के लिए नहीं आता, क्योंकि जब बीज को धरती में आप दबाएंगे नहीं जब तक, तब तक वो फूटेंगे नहीं, उसमें से कॉम्प्ले नहीं निकलेगी। आप फर्श पे बिखेर के देखिए ना बीज को, क्या वो उगेगा? लेकिन अगर आपने उनको खड्डा खोद के धरती में नहीं दबाया, तब तक उसमें से प्राण नहीं छूटेंगे, उसमें से कॉपल नहीं फूटेगी, उसमें से कुछ भी नया नहीं निकलेगा। तो जब भी आपकी लाइफ में ऐसा चैलेंजेस समय आए ना, थैंक यू कीजिएगा भगवान का। कहते हैं कि घोड़े को जब उसका सवार चाबुक मारता है ना, तो मतलब वो उसको आगे बढ़ाना चाह रहा है। और हमें उस वक्त अपने माइंड को प्रेजेंस रखना है, हमारे को पॉजिटिव माइंड रखना है, और उस पॉजिटिव माइंड से हम हर परिस्थिति से निकलकर बाहर आ सकते हैं। और मेरे को कहानी याद आ गई सर, मैं लास्ट 2 मिनट की कहानी में शेयर करके और मैं आज के इस सेशन का समापन जरूर सर। आपको आपको मनोज जी, आपको सुनते हैं तो सर लगता है कि सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। थैंक यू सर। तो होली का भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी अभी टाइम है, तो जरूर आप बताइए सर। बिल्कुल सर, इन विकट परिस्थितियों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस बात को लेके एक छोटी सी कहानी याद। एक बार एक आदमी अपने गधे को लेकर आ रहा था, गधा रखता था उसे, वो मिट्टी ढोने का काम करता था। एक दिन आ रहा था तो अचानक गधे का पैर फिसला और वो एक गहरे गड्ढे में जाके गिर गया। अब उस गधे के मालिक ने उसको बार बार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो प्रयासों में असफल रहा और रात हो चली थी। तो फिर उसने सोचा कि कुछ नहीं हो सकता, अब निकल नहीं सकता, क्योंकि घना जंगल था वहां पे और ऐसा कोई साधन उसको नहीं मिल रहा था। उसने फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब इसको कम से कम, मेरा प्यारा गधा है, मैं इसको कम से कम एक सही तरीके से तो इसको अंतिम विदा करूं। उसने क्या किया, आसपास में उसकी जो कस्सी थी उसके कंधे पर, उस कस्सी से, फावड़े से उसने आसपास में मिट्टी खोद खोद के और उस गड्ढे को उसको दबाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि कम से कम अंतिम विदा तो मैं इसको सही तरीके से कर दूं, वरना इसको चील कौवे खाएंगे, ये मरने के बाद इसको यहाँ से इसकी दुर्गति होगी। तो उसने उस खड्डे में मिट्टी डालना शुरू कर दिया और मिट्टी डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया। काफी देर तक उसने मिट्टी डाला, उसने उधर बिल्कुल भी उस गधे की तरफ नहीं देखा। वो गधा अंदर बोलता रहा, वो जो गधे की आवाज है वो बोलता रहा, वो कुछ भी। अब क्या हुआ कि वो दुखी मन से उस गड्ढे में मिट्टी भर के वो अपने घर आ गया। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस गधे से वो इतना प्यार करता था, उसने उस गधे को पीछे मुड़ के नहीं देखा। हुआ क्या, सुबह जब वो उठा, वो रात को आया, खाना भी नहीं खाया, वो आके सो गया। सुबह जब उठा तो उसको उसी गधे की आवाज आई, उसी गधे की आवाज आई। वो अचानक से उठा और उसने देखा कि पता नहीं क्या हुआ। उसने बाहर आके देखा तो वो गधा उसके गेट के बाहर खड़ा था। उसको समझ नहीं आया कि क्या हुआ, उसको समझ नहीं आया कि यह गधा उस खड्डे में से बाहर निकल के कैसे आ गया। हुआ क्या कि जैसे जैसे वो उस पे मिट्टी डालता गया, उस पे मिट्टी डालता गया, वो गधा हिल के उस मिट्टी को अपने से नीचे गिराते गया। और धीरे 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 क्या हुआ कि वो मिट्टी नीचे गिरती गई और वो ऊपर आता गया, वो ऊपर आता गया। एक समय आया कि उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं कि मैंने कितनी मिट्टी डाल दी, पीछे क्या कंडीशन है। उसने तो सोचा कि मैंने गधे को दबा दिया अंदर। तो धीरे धीरे वो मिट्टी ऊपर आई और उस मिट्टी के साथ वो गधा ऊपर आता चला गया। और जब वो घर पे आ गया तो किसी ने उसको देख के उस गधे को बाहर निकाल दिया, क्योंकि बहुत कम गहराई उसकी थी। तो फिर वो गधा उसके घर पे आ गया। कहने का मतलब, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि जब भी आपको चैलेंज मिलता है, अपने आप को इतना पॉजिटिव रखिए कि आप हर स्थिति में सॉल्यूशन ढूंढ सको, आप हर स्थिति में अपने आप में सॉल्यूशन निकाल सको। इसी कहानी के साथ मैं आज के लिए आप सब लोगों का थैंक यू करता हूं, जो आपने इस पूरी स्टोरी को सुना। अगर किसी के बात दिल पे लगी हो तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि हमेशा अपने आप को
ये कहिए कि यस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे, दुनिया की हर चीज, हर ताकत आपको बेस्ट बनाने में लग जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू राम सर, थैंक यू नरेश पाल जी, थैंक यू नरेश जी, थैंक यू वीरू सर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक्स टू माय प्यारी सी टीम, ऑल माय लीडर्स, ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, मुझे चाहने वाले हैं, सभी लोग थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच आप सब लोग। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाहूंगा, बोलने के लिए वर्ड नहीं है, जितना बोले उतना कम है आपके लिए। लेकिन आज का सेशन बहुत शानदार रहा। अगर मैं बात करूं हरि जी की और मैं बात करूं अगर आपकी, आपको सुनकर के इतना शानदार लगा कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आपने जो अपनी लाइफ स्टाइल जो बताई वो रियल में चैलेंजिंग थी। अगर मैं बात करूं हरि जी की एक बात की तरह और आपकी बात करें तो माइंड ब्लोइंग। तो थैंक यू यार, थैंक यू दोस्तों। और हम ऐसे ही सीखते जाएंगे, अपने लोगों को सिखाते जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि इस डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग जो सक्सेस होते हैं ना, वो उनके सामने ऐसा चैलेंज आएगा ही आएगा, उनके सामने चैलेंज होंगे ही होंगे। एक बार की बात है, एक कहानी आप सभी ने सुनी होगी। एक प्यासा कौवा था, पानी मिला, कंकड़ डाले, पत्थर मटके में पत्थर डाले और पानी ऊपर आया और उसने पिया। अगर उस कौवे के पास में ये मानो कि उसको प्यास नहीं लगी होती, पानी का घड़ा भी होता, कंकर भी होते, तो क्या ये कहानी बन पाती? नहीं बन पाती। तो ठीक वैसे ही दोस्तों, क्योंकि जिंदगी में मुश्किलें, चैलेंज आना जरूरी है, संघर्ष आना जरूरी है। अगर जब तक संघर्ष नहीं आएंगे वो कहानी क्रिएट नहीं होगी। तो भगवान जितने भी चैलेंज हमें देता है वो सिर्फ इसीलिए कि आप एक मजबूत व्यक्ति बने, आप ईमानदार बने, आप साहसी बने, और आपके साथ में जितने भी लोग हैं आप सबका भला करते जाएं। और हमारे पास में वो अपॉर्चुनिटी है मोदी केयर कि हम अपने साथ में अपने लोगों का भी भला कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। और कल फिर से इसी में ठीक 3 बजे मिलेंगे अपने कुछ नए साथियों के साथ में। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।